Elated to take an opportunity to introduce our guest of the hour, Dr. Harish Chandra Bernwal जी। डॉक्टर हरीश चंद्र बर्णवाल करीब 2 दशक से टेलीविजन पत्रकारिता से जुड़े हैं। हरीश को कई बड़े पुरस्कार भी मिल चुके हैं, जिसमें भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा पत्रकारिता का प्रतिष्ठित भारतेंदु हरीश चंद्र पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार द्वारा सम्मानित किए जा चुके हैं। हरीश जी किसी भी अच्छे कार्य के लिए वो मना नहीं करते और उनका बड़ा स्नेह है, बड़ा प्रेम है। हरीश जी की एक पुस्तक थी मोदी नीति, उस पर मैं गया हुआ था और वहाँ पे मैंने तमाम दिग्गज पत्रकारों को उस एक मंच पर देखा और जिस तरह की चर्चा हुई तो मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं आपका जो विजन है, आपके पास एक ऐसी अंतर्दृष्टि है, एक दूरदर्शिता है आपके पास कि आप देख पाते हैं चीज़ों को आगे। शायद उसी का ही ये परिणाम है कि लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो आपकी अगली पुस्तक है। आज इस पुस्तक पर चर्चा करने के लिए अजय जी हमारे बीच में हैं और हरीश जी, तो आज आइए पढ़ते हैं दिमाग की हरीश जी ने इसमें क्या लिखा है। थैंक यू वेरी मच अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी कि आपने आमंत्रित किया और एक सुखद सहयोग है कि हम सब दोबारा मिल रहे हैं। साथियों, मैं ये पुस्तक है, आपने देखी होगी, इस पे अभी चर्चा हो जाएगी। अजय जी के बारे में 2 शब्द और ऐड करना चाहूँगा कि पत्रकारिता तो आप भी कर रहे हैं। आज से 17 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। मैं स्टार न्यूज़ में था बॉम्बे में, अजय जी थे। तो उस दौरान काम करने के दौरान मैं सीखता भी था। मैं एक लर्नर अच्छा हूँ, आप लोगों को बताऊँ। मेरी एक पुस्तक है टेलीविज़न की भाषा, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी, कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। जी बिल्कुल, डॉक्टर नामवर सिंह ने उसका विमोचन किया था। हाँ, डॉक्टर नामवर सिंह ने किया था और 12 संपादकों ने भी किया था उसका विमोचन। तो मैं बताऊं कि उस समय अजय जी को जब देखता था, उस समय नेशनल रिपोर्टर, देश का नंबर 1 शो था स्टार न्यूज़ का, तो हमें लगता था कि जाकर अजय जी से कैसे पूछे, मतलब कुछ जानना हो, इनसे बात करने के लिए बड़ी उत्सुकता रहती थी। तो अजय जी से बात करने की उत्सुकता रहती थी कि चलो यार थोड़ा सा बात कर ले। तो डर लगता था। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं समझिएगा कि उस समय मेरे साथ कई घटनाएं हुई। छोटी छोटी बातों में पता चला कुछ लिख रहा हूं, हमारे बड़े संपादक है, उन्होंने डांट दिया, यार ये क्या लिख दिया, ये नहीं लिखो, ये गलत शब्द है, द्वारा नहीं लिखते यार, हिंदी में ये लिखते हैं, ऐसे किया गया। तो मैं रोज नोट करता था, तो इनसे भी कुछ सीखने जाता था मैं, और तब मैंने इनसे काफ़ी कुछ सीखा। आज के समय में भी इंडस्ट्री में कई ऐसे संपादक हैं जिनको अजय जी ने सिखाया है, और ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, और आप लोगों के लिए विशेष तौर पे कि अजय जी यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में भी रहे हैं और आज उसके बाद पहली बार यहाँ पर आए हैं। तो ये मेरा सौभाग्य अजय जी कि आप हैं, और लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स पर चर्चा होगी इस पुस्तक पर। तो मैं अपनी ओर से भी आपका बहुत बहुत आभार जताता हूँ। धन्यवाद। सम्मानीय भारतीय जी, मेरे अनन्य मित्र हरीश, और आप सबका बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, यहाँ आप सबों के बीच में अपनी बातों को रखने का एक मौका दिया। यहाँ मैं 25 साल से ज़्यादा वक्त के बाद आ रहा हूँ। मुझे शॉर्ट टर्म कोर्स की ज़रूरत थी, और पुणे में जो फिल्म एप्रिसिएशन का कोर्स होता था वहाँ जा नहीं सकता था। दिल्ली के पास यही एक माकूल जगह थी, और मैंने यहाँ पर डायरेक्शन का कोर्स किया था 3 महीने के लिए।
और चूंकि बहुत ज़्यादा काम नहीं था उस चैनल में उस वक्त, तो इसलिए काफ़ी वक्त यहाँ गुजारा भी करता था। यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। भारती जी बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, मैं आमतौर पर नहीं आता हूँ कहीं पर, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अपने काम को पर ज़्यादा ध्यान दूँ, ज़्यादा बेहतर है। मंचों पर रहने पर नेता जैसा लगता है। लेकिन आज का दिन हरीश जी का है, और मुझे कहते हुए ये गर्व होता है कि हरीश से जब मेरी पहली मुलाकात हुई और उसके बाद हम लोगों की जब बातचीत होती थी, एक युवा दिमाग जो बहुत तेजी से बहुत कुछ सोचने समझने की परख अपने भीतर सजोए बैठा था, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि उस वक्त की बदलती परिस्थितियों को समझकर, क्योंकि हम लोग जब स्टार न्यूज में काम कर रहे थे 2003 में, उसमें वाजपेयी सरकार थी। सपने में कोई नहीं सोच सकता था कि वाजपेयी सरकार लोकसभा के चुनाव 2004 में हार भी सकती। काम अच्छा हो रहा था, देश में तरक्की थी, अर्थव्यवस्था में गति थी, अंतर्राष्ट्रीय माहौल जबरदस्त था, लेकिन उसके बाद भी जनादेश बिल्कुल अलग था। और उस परिवेश को समझने और उसके भीतर काम करने में हरीश जैसे युवा लोग बहुत योगदान दे रहे थे। हम लोग उस समय तथाकथित तौर पर युवा होते हुए संपादक कैटेगरी में आ गए थे, इसलिए बहुत सारी चीजें जानते हुए भी नहीं कह सकते थे और बहुत सारी चीजें कहते हुए भी छिपा दिए जाते थे। और यही वजह है कि जब आप जमीन से उठकर ऊपर उठते हैं तो आपको जमीन की हकीकत हमेशा पता होती है। फर्क यह है कि आप जमीन से जब ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं तो आप हकीकत से कट जाते हैं। हरीश की खूबी यह है कि हरीश ने कभी भी जमीन से ऊपर उठकर सोचने की कोशिश नहीं की, चाहे वो जमीन से कितने ऊपर क्यों ना, और इसकी तारीफ करनी चाहिए। आप सब युवा हैं और आप लोगों के लिए हरीश जैसे लोग रोल मॉडल होने चाहिए। हरीश के बारे में एक छोटी सी बात आज आपको फिर बता दूं। हम लोग बातचीत कर रहे थे जब इनकी पहली किताब का विमोचन होना था, और उस वक्त हरीश बता रहे थे कि क्या क्या और हो रहा है, क्योंकि बीच में हम लोग बहुत बात नहीं कर पा रहे थे। और हरीश ने बताया कि कैसे जब ये नेटवर्क 18 में काम कर रहे थे और उस वक्त का जो एडिटोरियल स्टांस था उसके बिल्कुल विमुख इन्होंने एक लेख लिखा, 101 वजह कि मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, 2012। उस वक्त बहुत कम ऐसे लोग थे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाकई में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देख सकते थे। अधिकतर लोगों ने न्यूज रूम में इन्हें मोदी प्रेमी बताकर खारिज कर दिया। उस वक्त राइट आइडियोलॉजी के साथ अगर आप खड़े हैं तो आपको खारिज करना सबसे आसान काम था। आज का हिंदुस्तान और 2010 का हिंदुस्तान जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अगर उस वक्त कोई व्यक्ति अपनी बात पर टिका रहे और अपने एडिटर से भिड़ जाए, उसको हरीश बरनवाल कहते हैं। हरीश, मैं बहुत कुछ लिख के आया था कि आपके लिए बोलूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि वक्त ज्यादा नहीं ले रहे, सीधे शुरू करें लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स। इस किताब को आप अगर पहले पन्ने को देखिए, जो इसका कवर है, ये अपने आप में बताता है कि कैसे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद रेस्ट लेने के लिए गए थे, दुनिया ने यह सोचा कि उन्होंने इसको भी एक प्रमोशनल कैंपेन के तौर पर इस्तेमाल किया। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूं हरीश। ब्रांड मोदी, मेरा पहला सवाल, कैसे आप आंकते हैं ब्रांड मोदी को, और आपकी किताब के जरिए लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स नरेंद्र मोदी ने अपने आप को ब्रांड और रिकॉर्ड दोनों से कैसे जोड़ा? धन्यवाद सर। साथियों, इस बात का जवाब दूं, 2012 में नरेंद्र मोदी जब गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले थे, 13 की बात है ये, उससे पहले मैंने लिखा था ये कहानी कि प्रधानमंत्री उनको क्यों बनना चाहिए। और सर मैं वहीं से ये शुरुआत करता हूं ब्रांड की, कि अगर आपको ध्यान होगा 2014 में 13 में तो नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ा हवा बन चुके थे। अच्छा, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैंने स्टार न्यूज में और IBN 7 विशेषकर, जहां पे राजदीप, आशुतोष जैसे संपादक थे, मैंने कम से कम 400-500 कहानियां नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखी थी, कम से कम।
इससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही यूं ही ख्याल आया कि यार ये आदमी वहाँ खड़ा होकर के, जब महाराष्ट्र में बिहारियों को भगाया जा रहा था उस समय नरेंद्र मोदी सीना तान के कहते हैं कि अरे आप बिहारी हैं, आप गुजरात आओ। जब हम दिल्ली में बिजली के लिए जूझ रहे हैं तो वो वहाँ खड़े होकर कह रहे हैं कि यहाँ जब 2 मिनट के लिए बिजली जाती है तो न्यूज़ बन जाती है। तो मैंने रिपोर्टर को फ़ोन किया, अपने गुजरात के रिपोर्टर को, और मैंने सब पूछा उनसे कि भाई साहब कहीं तो गुजरात में कुछ तो होता होगा, आप जरा एक स्टोरी ढूंढ के तो लाओ। तो उसने कहा कि सर ये सही बात है, ये सच्चाई है। अब आप समझिए कि ब्रांड मोदी जो हम कहते हैं इसके 2 पहलू हैं, एक तो ब्रांडिंग मार्केटिंग के लिहाज से और एक जमीन पर। अब ब्रांड मोदी को समझना है तो आपको उन्हीं के हिसाब से उनको समझना पड़ेगा सर, कि जब एक इंसान खड़ा होकर के सबके बीच में कहता है कि मैंने वो काम कर दिया जो 70 साल में किसी ने नहीं किया, तो फिर वहां आकर के ब्रांड मोदी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जब एक इंसान खड़े होकर कहता है कि मैंने पहली बार इस देश में सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी, तो सुन करके तो एकदम झटका लगता है कि यार ऐसा हो गया क्या। लेकिन फिर हमको एक पत्रकार होने के नाते देखना चाहिए कि क्या ये सही है। वहां ब्रांड मोदी का महत्व पता चलता है। एक इंसान जब खड़ा होकर के कहता है कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना बना दी, तो वहां पर आकर के हमको ये देखना जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई में हो रहा है। और जब मैंने देखा तो मैंने देखा सर 6 महीने में लगभग 17 लाख लोगों ने आयुष्मान भारत के तहत इलाज कराया और हर दिन 10,000 लोग करवा रहे हैं। एक आदमी जब ये कहता है कि भाई तू सब्सिडी छोड़ दे, और वहां पर ऐसा देश जहां पर लोग एक सिलेंडर के लिए न्यूज़ बन जाती है, वहां अगर करोड़ों लोग सब्सिडी छोड़ दे, 1 करोड़ लोगों ने छोड़ा, वो अपने आप में ब्रांड मोदी है। उनके एक आह्वान पर ट्रेन में जो बुजुर्ग सब्सिडी लेते हैं यात्रा की, उनके एक आह्वान पर सिर्फ मन की बात में एक जिक्र किया था और लाखों लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी। तब आकर के ब्रांड मोदी का महत्व पता चलता है। इसके तो कई पहलू हैं सर। एक तो वैश्विक स्तर पर जो पीएम ने काम किया वो ब्रांड मोदी है। एक लोकल स्तर पर आपको ध्यान होगा सर कि हमने मोदी नीति, मेरी एक पुस्तक थी इससे पहले, उसका विमोचन रखा था। अजय सर भी थे और राजदीप भी थे। राजदीप जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जब आप सिर्फ ऊपरी सतह पर आकर के मोदी जी को देखते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप उनको सांप्रदायिकता और इन चश्मों से देखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि उनकी दी हुई चीजें ग्राउंड पर, जमीन पर लोगों तक पहुंच रही हैं, तभी आप असल में ब्रांड मोदी को समझ पाएंगे। तो मेरा विचार ये है कि जो ब्रांड मोदी है उसको सिर्फ एक खाके में हम नहीं बांट सकते, उसके कई आयाम हैं। उसको आप वैश्विक संदर्भ में देखें, उसको भारत के संदर्भ में देखें, उसे सामाजिक ताने बाने के रूप में देखें, उसको आर्थिक संदर्भ में देखें, सांस्कृतिक संदर्भ, मतलब जीवन के जितने पहलू हो सकते हैं, हर पहलू से जब मैंने निचोड़ा तब जाकर के ये पुस्तक बनी और उसी का आधार ये ब्रांड मोदी है। आपने कहा कि मोदी को देखने के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी देखना पड़ेगा। मैं अपने पर्सनल तजुर्बे से कह सकता हूँ, मैं अभी एम्स्टर्डम गया था जब वहाँ पर हियरिंग चल रही थी कुलकर्णी की, और वहाँ पर जिस तरह से एक जबरदस्त तरह की चमक थी और लोग पूछ रहे थे हु आर दीस पीपल, वेयर आर यू फ्रॉम, और हम लोग वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे। मैं खुद बाहर खड़ा था और मैंने उस दिन एक ट्वीट किया, टुडे इज द डे आई रियलाइज द वैल्यू ऑफ इंडियन पासपोर्ट। My first international travel was in 1971, and today in 2019 I appreciate the fact that I am an Indian. मेरा ये ट्वीट प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था, रीट्वीट किया था, और उसके बाद एक संदेश आया था उनके दफ्तर से, आप जैसे लोग जब भारत के पासपोर्ट के वजन की बात करते हैं तो वाकई में लगता है कि वजन बढ़ रहा है। ये बताता है कि आज इंटरनेशनल सीन पर एक हिंदुस्तानी होने का या हिंदुस्तानी मूल का होने का क्या मतलब है। पहले भी ट्रैवल करते थे, मैंने विदेश में पढ़ाई भी की है, लेकिन भारतीय होने पर
बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता था। मैं ये नहीं कहता कि भेदभाव बहुत बड़े पैमाने पर होता था, लेकिन हाँ, हमें बताना पड़ता था कि हिंदुस्तान वो सपेरों वाला हिंदुस्तान नहीं है। वहां सिर्फ ताजमहल नहीं है, वहां पर एक्सप्रेसवे भी है। पुणे एक्सप्रेसवे बन गया था। विकास क्या होता है और विकास की परिधि क्या होती है और एक तरक्कीशील देश क्या होता है, अगर उसको देखना है तो 2014 के मैडिसन स्क्वायर में जाइए और उस पूरे शो को देखिए। ऐसा लगता था जैसे कि एक रॉक स्टार है जो कि 29,000 लोगों को संबोधित कर रहा है और हर व्यक्ति उसके हर शब्द को अपने जहन में घुसेड़ रहा है। यह है हिंदुस्तान की ताकत। तो हरीश, ये जो ब्रांड मोदी इंटरनेशनल सीन पर छाया, जिसने ब्रांड इंडिया को और बड़ा बनाया, इसको कैसे आपने अपनी किताब में लिखा? जी साथियों, एक बात तो और मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये जो पुस्तक है लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, इसको पढ़ करके आपको वाकई में मजा आएगा। ये तथ्य है, इसमें कोई मोदी भक्ति जैसी कुछ नहीं है। वैसे अगर सही मायने में समझे, ये तथ्य है। इसको आप अपने हिसाब से इधर भी मोड़ सकते हैं, उधर भी मोड़ सकते हैं, लेकिन इन तथ्यों के पीछे जीता जागता सबूत खुद ब खुद अजय जी हैं। इन्होंने कम से कम 50 ऐसी स्टोरी होंगी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होंगे, इन्होंने कवर किया होगा। और मैंने इनसे आग्रह किया था कि सर आप अपने अनुभव को भी साथ में जोड़िएगा, तो मुझे अच्छा लगेगा कि ये अनुभव भी हम सब साथ में साझा करें। सर देखिए, ये जैसे वैश्विक स्तर पर जो बात हो रही है, अब आप इसको उठाइए 2013 की घटना से। 2013 में क्या हुआ? उस समय वो कह रहे थे कि यार विदेश जाता हूं तो हमें लगता है कि अपने देश में ऐसा क्या है, मतलब वो नकार नहीं रहे थे, लेकिन वो कह रहे थे कि अपने देश में क्यों नहीं बुलेट ट्रेन हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे एक सोच है। ये ऐसा नहीं कि कोई बुलेट ट्रेन बनने से पूरे देश में खुशहाली आ जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सोच है। अब मैं इस बात को बताने के लिए क्यों ये पुस्तक की रचना हुई, उसमें ये भी काम आ जाएगा कि बेसिकली क्या था कि मैंने एक लेख लिखा था। उस लेख में ये था कि भारत के अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए, उनमें सबसे ज्यादा पुस्तक किस प्रधानमंत्री ने लिखी है और किसके ऊपर लिखी गई है। तो आप सबको भी आश्चर्य होगा सर कि उस रिसर्च में हमने देखा कि अब तक जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक, उसमें सबसे ज्यादा पुस्तक अगर किसी प्रधानमंत्री ने लिखी है तो वो मोदी है। और किसी पर सबसे ज्यादा लिखी गई है, बाकी इंदिरा गांधी पर और नेहरू पर काफी पुस्तकें हैं, वो लगभग 50-60 के करीब हैं। इन पर अब तक लगभग 450 पुस्तकें हो चुकी हैं और एक एक पुस्तक की डिटेल मेरे पास है। ये पूरा रिसर्च है, किस पुस्तक में क्या लिखा है ये भी मेरे पास है। तो ऐसा ही एक लेख लिखने की कोशिश मैंने की थी कि पीएम ने, यार ये दावा करते हैं कि हमने इतना काम कर दिया, चलो कुछ एक लिखते हैं कि पहली बार क्या हुआ इस देश में। तो हमने लिखना शुरू किया। उसे लिखते लिखते मतलब एक इतनी लंबी लिस्ट बन गई। इस पुस्तक में 243 रिकॉर्ड है सर। 5 साल के कार्यकाल में 243 रिकॉर्ड। इसका मतलब आप ये समझिए कि लगभग हर हफ्ते एक रिकॉर्ड, हर हफ्ते एक रिकॉर्ड। अब आप देखिए कि ये बेसिकली जब वो बुलेट ट्रेन की बात करते हैं तो उसी का रिफ्लेक्शन उनके काम में नजर आता है। अब मैं आपको ये कैसे बताऊं कि उन्होंने एक पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, तो उन्होंने इतना बड़ा बना दिया कि पूरी दुनिया में वो एक रिकॉर्ड बन गया। और आप सबको पता होगा कि अभी लगभग महीने भर पहले एक रिकॉर्ड ये टूटा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो फुटफॉल्स हैं वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से ज्यादा हो गया। इसी प्रकार से अभी इन्होंने योग आप ले लीजिए, योग दिवस की बात ले लीजिए। अब योग दिवस की बात उन्होंने छेड़ी और वो सिर्फ 75 दिन में यूएनओ में पास हो गया। 177 देशों ने, पहली बार इस दुनिया में ऐसा हुआ, वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बन गया। इसी तरीके से आप देखिए क्लाइमेट जस्टिस की बात लीजिए। पहली बार पूरी दुनिया में क्लाइमेट जस्टिस की अवधारणा को शामिल किया गया और इसी का असर है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पहली बार पूरी दुनिया में उसका हेडक्वार्टर भारत में बना।
इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, मैंने तो इसमें पूरा लिख रखा है, जैसे MTCR, वासेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, पहली बार दुनिया में भारत इन सारे ग्रुप्स के मेंबर बना है। इसी प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक ले लीजिए। अब ये बातें जो मैं बता रहा हूं इसकी पूरी की पूरी दुनिया में गूंज है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिसका पूरी दुनिया ने कवरेज किया है। मुझे ध्यान है कि जब वाजपेयी जी के समय एटॉमिक एक्सप्लोजन हुआ था यहाँ पर, तो सारे अखबारों में एक चीज छपी थी कि भारत में पहली बार कोई ऐसा मुद्दा आया जिसकी पूरे दुनिया में कवरेज हुई। पहली बार ऐसा था जिसका पूरी दुनिया में कवरेज हुई। आज के दिन में स्थिति क्या है? आज के दिन में ये स्थिति है कि भारत की बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जिसकी पूरी दुनिया में धमक है, गूंज है। अच्छा, जब मैं ये बात कहता हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ऐलान कर दिया गया। ऐसा नहीं कि PM ने कहा भैया मैं एक दुनिया की सबसे बड़ी जनधन योजना शुरू कर रहा हूं। नहीं, उसका असर भी है। जनधन योजना में 32 करोड़ लोग पहली बार बैंक के दरवाजे तक पहुंचे, तो इसकी अपनी उपलब्धियां भी है। जब मैं ये सारी बातें कह रहा हूं तो अगर मैं सिर्फ उसको, अगर ये नारे योजनाओं का नाम लिखना होता तो फिर इसकी अहमियत खत्म हो जाती। मैंने उसके आगे बढ़ करके उसका रिजल्ट भी निकाला है कि जो चीजें की गई वो जमीनी स्तर पर उसका असर कितना पड़ा। उज्ज्वला योजना आप लोगों ने देखा होगा, यूपी चुनाव में उसे मास्टर स्ट्रोक कहा गया, लेकिन सच्चाई ये है कि उज्ज्वला योजना में महिलाओं तक फ्री गैस सिलेंडर पहुंची थी और यही सबसे बड़ी सफलता है। तो मेरा मानना ये है सर कि इंटरनेशनल स्तर पर भी PM ने जो काम किए वो सिर्फ ऐलान तक सीमित नहीं था, बल्कि उसका जमीन पर असर भी देखने को मिलता है। हरीश, आपने बालाकोट की चर्चा की तो मुझे लगता है कि जरा इस पर थोड़ी बात होनी चाहिए। मुझे लगता है आप लोगों को भी सवाल बीच में पूछने चाहिए, क्योंकि आप लोग जर्नलिस्ट हैं। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? आता कोई बोल लो, ऐसे हम लोग को बोलने की ज्यादा मैं डिफेंस कवर किया करता था। जब मैं आज तक में था तो उस वक्त मेरी हिंदी बहुत ही वाहियात हुआ करती थी, जबकि मैं बिहार से आता हूँ। और मुझे आज तक की एंकरिंग के लिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि मैं न्यूज़ ट्रैक में था और मैं NDTV ज्वाइन करने वाला था 98 में। और मुझे अरुणपुरी साहब ने रोका और कहा कि तुम आज तक एंकर करो, हम चाहते हैं कि तुम ज़रा हिंदी सीखो। और फिर कमर वहीद नकवी साहब हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हुआ करते थे और उन्होंने 4 महीने मुझे हिंदी सिखाई। उनके जैसा मास्टर भगवान न करे कभी किसी को मिले। लेकिन आज जो मैं हूँ हिंदी में, अगर जो मैं कर पा रहा हूँ, ये सिर्फ उन्हीं की देन है। मैंने सब कुछ उन्हीं से सीखा। उस वक्त एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस, ये 2 फील्ड्स थे जिसको कवर करना बहुत मुश्किल इसलिए माना जाता था क्योंकि हिंदी जर्नलिस्ट को बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं मिलता था। और चूंकि मेरी अंग्रेज़ी थोड़ी ठीक थी तो इसलिए बीजेपी के कवर करने के साथ साथ मुझे ये 2 भी बीट्स दी गई थी। करगिल का युद्ध मैंने कवर किया है। मैंने उसके बाद अफगानिस्तान में जो अमेरिका की बॉम्बिंग हुई वो कवर किया। इराक एक्शन पूरा कवर किया मैंने। फिर 2003 से मैंने एक्टिव रिपोर्टिंग बंद की और उसके बाद से डिफेंस से मेरा नाता कम हुआ। लेकिन एक बात थी जो हर वक्त जब भी आप जाइए, फौजियों से बात कीजिए और सरहद पर जाइए तो आपके दिमाग में होती थी और लोग आपसे पूछते थे और कहते थे हम घुस के मारते क्यों नहीं है। देखिए, ये बहुत सहज भावना है। जब आप किसी के साथ 24 घंटे अपने वक्त बिता रहे हो और अचानक एक गोली आती है और वो आदमी आपके सामने 1 सेकंड से भी कम में जिंदा से मुर्दा हो जाता है, तो आपको इस बात का क्षोभ होता है और आपको गुस्सा आता है कि हमारी सरकार कुछ ठोस क्यों नहीं करती है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग घुस आते हैं हमारे देश में और हमारे देश में हमारे लोगों को बरगला देते हैं और फिर आतंकवाद के जरिए हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार बैठे हैं। पंजाब मिलिटेंसी हमने देखी, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी किस तरह से रही, बड़े पैमाने पर हमने देखा। मैं जम्मू कश्मीर एक्टिवली कवर करता रहा 96 से 2002 तक, जब तक मुझे जम्मू कश्मीर आने से मना कर दिया गया। 2002 और आज, मैं आज तक जम्मू कश्मीर नहीं गया। मैं जा नहीं सकता क्योंकि कुछ लोग नहीं चाहते थे कि मैं वहां जाऊं।
मुझे एयरपोर्ट पे 2 बार पूरे सामान के साथ भेज दिया गया कि भाई साहब, भाईजान कृपा करके चले जाएं, वरना आपकी बीवी बेवा हो जाएगी। तो वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। ऐसा नहीं है कि हम पहले भी कार्रवाई नहीं करते थे, लेकिन कभी डंके की चोट पर नहीं करते थे कि हां हम घुस रहे हैं और मार रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप घुसिए और हमारे यहां जो चाहिए वो करते रहिए और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। लालकृष्ण आडवाणी कहते थे देयर शुड बी अ पॉलिसी ऑफ हॉट परस्यूट। हॉट परस्यूट का मतलब क्या था? अगर कोई आदमी विवादित क्षेत्र में घुसकर कुछ करने की कोशिश करता है तो विवादित क्षेत्र उस तरफ भी तो है, जाइए और उसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए, ईंट का जवाब पत्थर। लेकिन हम करते थे और चुपचाप रहते थे। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां भी शायद कुछ ऐसी थीं कि हिंदुस्तान की ताकत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शित किया ही नहीं जा पा रहा था, जबकि हम बहुत बड़े बाजार थे। बहुत बड़ा मध्य वर्ग हमारे देश में था जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर था। 1995 में हिंदुस्तान को आर्थिक तौर पर खोला गया और इतना बड़ा कंज्यूमर बेस तो दुनिया के कई देशों की आबादी से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। अमेरिका की पूरी आबादी और हमारा मिडिल क्लास बराबर है। हम उनसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। उनकी कंपनियां हमारे यहां आकर मुनाफा कमाती हैं, तो हम वो जोर क्यों नहीं अपनाएं? ये अग्रेसिव पॉलिसी हमारे देश में होते हुए भी नहीं थी। हम बहुत रीढ़ के मजबूत थे लेकिन फिर भी झुके हुए थे। वो विनम्रता थी। विनम्रता वही काम आती है जहां आपकी विनम्रता को लोग विनम्रता माने। विनम्रता को अगर कमजोरी समझी जाए तो फिर वो विनम्रता नहीं रहती है। और ये बात गत कई सालों में कई सरकारों ने खो दिया। एक दौर था इंदिरा गांधी जब इस देश में 7th फ्लीट का डर भी नहीं था, और एक आज का दौर है जब हम दुनिया को कहते हैं कि आपको हमारे हिसाब से अपने ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन करने पड़ेंगे। तो आज अगर हरीश हम ये कहते हैं कि हमने बालाकोट किया, तो हम इसलिए कहते हैं कि फिर हम पाकिस्तान को कहते हैं कि खबरदार अगली बार आंख उठाने से पहले सोचना, अभी तो सिर्फ बम गिराए हैं, उड़ा देंगे अगली बार। और ये करना पड़ेगा हर उस व्यक्ति के लिए। एक बात बताइए, हमारे घर में हमारे माता पिता हमारी बदमाशियां कितनी बर्दाश्त करते हैं? मैं जब छोटा था तो मेरी मां कहती है मैं बहुत शैतान था, इतना शैतान कि मुझे हैंडल करना उनके बस के बात था। और यकीन मानिए, मुझे लगभग साल में 200 दिन घर के पीछे लॉक कर दिया जाता था। भाई ये काबू में नहीं आ रहा, इसको लॉक करो। सिर्फ इसलिए ताकि मैं समझूं कि जो मुझे करना चाहिए वो जरूरी है। थोड़ा वक्त लगा, 1 साल 2 साल, तीसरे साल तक मैं समझ गया। हम तो 87 से आतंकवाद झेल रहे हैं। 87 से 1 लाख लोग मर चुके हैं। हमने तकरीबन 8000 अपने भारतीय सैनिक खोए हैं। और उसके बाद भी अगर हम पलटकर ये नहीं कह सकते कि तुम हमारी तरफ उंगली उठाओगे तो हम तुम्हारा मुक्का तोड़ देंगे, तो भाई ये सरकार नहीं चाहिए। तो इसलिए हरीश, मैं चाहता हूं कि इस पर जरा रोशनी डालिए कि ये जो पलटवार की नीति है, इसने, चाहे हम चीन की बात करें या पाकिस्तान की बात करें या फिर म्यांमार स्थित नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादियों की बात करें, उसे इस सरकार ने कैसे हैंडल किया? साथियों, एक निजी अनुभव आपसे शेयर करता हूँ। आपने अभी ये सारी चीज़ें बताई। जब चीन का डोकलाम वाला मुद्दा चल रहा था, ये पहली बार बोल रहा हूँ मैं, तो पीक पे था। सारे चैनल सुबह से लेकर रात तक चीन डोकलाम यही कर रहे थे। तो उस दौरान मुझे माननीय पीएम से मिलने का मौका मिला और हम लगभग 2 घंटे बैठे हुए थे साथ में, 2 से 3 घंटे। उनके चेहरे पे ज़रा सी सिकन नहीं थी कहीं पे भी। ये मैंने अपनी डायरी में लिखा है। आज से हो सकता है 10-15 साल बाद कोई किसी बुक की शक्ल में वो आए, क्योंकि मैं जब भी मिलता हूँ तो एक डायरी लिखता हूँ। टेलीविज़न की भाषा उसी डायरी का नतीजा है। ये बात क्यों आती है?
ये बात इसलिए आती है क्योंकि उनके थॉट में बहुत क्लैरिटी है। अब कैसे, मतलब हम लोगों ने, आपने भी शायद पढ़ा होगा कि अभी जो पूर्व राष्ट्रपति थी यहाँ पर, वो जब अपने घर से निकली तो 80 ट्रक लेके गई थी, और उसमें बहुत सारे सामान ऐसे भी थे जो राष्ट्रपति भवन के थे। ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। बाद में पूछा गया भाई क्यों लेके गई, वो तो दिखाने के लिए ले गई, वापस कर रही। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये पीएम जब अपने घर छोड़कर जाएगा तो कुछ नहीं होगा, एक छोटा सा अटैची ही होगा, झोला होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। अच्छा, ये क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत मतलब जबरदस्त है। आप देखिए, मैंने एक रिकॉर्ड में भी शामिल किया है कि पीएम, ये पहला ऐसा पीएम है जिसके 5 साल के कार्यकाल में कोई भी रिलेटिव उनके घर पे नहीं रहा। ये पहला ऐसा पीएम है जिसको अपने जीवन में जो कुछ भी मिला वो सब नीलाम कर दिया, दान कर दिया। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने लगभग 100 करोड़ रुपए दान किए थे। जो कुछ मिला नीलाम किया और दान कर दिया। पीएम रहते हुए, अभी मैंने ऑनलाइन ऑक्शन चल रहा था, मैंने भी 2-3 सस्ती चीज़ों पे लगाया, वो मेरे घर आ गया। तो ऐसे हजारों आइटम उन्होंने अभी 3-4 महीने पहले ही ऑक्शन किया और सारी चीज़ें दान कर दी। अब जब इंसान इस लेवल पर काम कर रहा हो तो उसमें बहुत क्लियर है कि उसे करना क्या है। तो अब इसको बड़े लेवल पे ले आएंगे कि इस आदमी को किसी से ना लेना ना देना, लेकिन एक बात क्लियर है इसके मन में कि यार देश के लिए करना है, तो फिर सारी चीज़ें वहाँ पर आकर के ख़त्म हो जाती हैं। मैंने पहली बार किसी ऐसे इंसान को देखा, मेरा लगभग 18 साल तो न्यूज़ चैनल का एक्सपीरियंस है, और आज मैं ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप लोगों को एक और जानकारी दूँ कि पीएम की जितनी बुक्स आई हैं, अभी 2, मन की बात और ये ब्लू क्राफ्ट से जुड़ी हुई पुस्तक है। मैंने इतनी मेहनत करते हुए कहीं किसी को नहीं देखा जितनी मेहनत करते हैं। अब यहाँ पर आकर के जितने रिकॉर्ड्स हैं उसका महत्व पता चलता है कि चाहे आप, ये तो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई, सर्जिकल स्ट्राइक से पहले जाइए, सेना को एम्पावर करना है, दे दो जी, ओआरओपी करना है, दे दो जी। मैं पहली बजट की बात बता रहा हूँ कि उसमें कुछ सांसदों ने अपने अपने वो डाले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और आपको आश्चर्य होगा, पहले बजट की बात बता रहा हूँ 2014-15 के दौरान की, जितने सांसदों ने जो भी रिक्वेस्ट डाले और वो जेन्युइन था, वो चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, सबकी बातें मान ली। और सांसदों के ऑन रिकॉर्ड ये बातें हैं कि यार मैंने ये मांगा और दे दिया, मैंने कहा यहाँ ये ट्रेन चलनी चाहिए, दे दिया। तो कहने का मतलब है कि जब ये क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है तो काम में भी वही बात नजर आती है। फिर वो इंसान कुछ भी करने से नहीं हिचकिचाता, उसको जो भी करना है। मेरे जितने रिकॉर्ड आप उठा लीजिए वो सब के सब ऐसे ही है, और तभी आकर के उस इंसान के पीछे पूरी जनता खड़ी होती है। ये ऐसे ही नहीं है, आज केजरीवाल जीते हैं उसके पीछे भी यही वजह है कि उनके चेहरे का जो वो है, ईमानदारी है, वो लोगों ने पढ़ लिया कि यार ये इंसान ठीक लग रहा है, उसने उसको वोट कर दिया। भले मैं विरोध करूं, बट ये सच्चाई है, ये मानना चाहिए कि केजरीवाल ने कहा और लोगों ने मान लिया, उसे सही लग रहा है कि यार ये इंसान सही है, लोगों ने मान लिया, उसको जिता दिया। और यही बात मोदी में नजर आती है, वो कह रहे हैं और लोगों को विश्वास हो रहा है। आप कहीं पे भी कोई भी सर्वे करवा लीजिए, इसी दिल्ली चुनाव में सारे चैनलों ने किया, उसमें एक सवाल ये भी था कि अगर लोकसभा में आपको वोट देना होता तो किसको देते, मोदी नाम लिया। लेकिन वही लोग जब विधानसभा की बात होती है तो केजरीवाल देते हैं। तो इसका मतलब इंसान जागरूक है और वो काम कर रहा है। हालांकि ये पॉलिटिकल हो गया, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने रिकॉर्ड्स हैं उन रिकॉर्ड्स के पीछे यही क्लैरिटी है, इसलिए ये इंसान 24 घंटे मेहनत करता है। चलिए आप सवाल पहले पूछ लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि हम नहीं, पूछिए आइए जल्द पूछिए जल्द। जब हम भारत की बात करते हैं जी, तो अभी यहाँ पे बालाकोट में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक की एयर स्ट्राइक की भारत ने, सर मेरा सवाल ये है कि हमारे भारत की परमाणु नीति है कि पहले हम वार नहीं करेंगे जी, और अगर आप करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल सर पहले के ज़माने में जब भारत था उस टाइम पे सर ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ? उस समय भी ऐसा था।
ये नीति हमारी शुरू से रही। लेकिन सर तब सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं? आज भारत क्यों इतना बदल गया? क्या ये मोदी जी यहाँ पे, क्योंकि पहले भी आप सिर्फ इतना क्वेश्चन कि पहले भारत क्या कमजोर था, आज़ादी के बाद भारत क्या कमजोर था, और आज अभी कुछ दिन पहले सर जीडीपी इतना हमारी अभी ग्रो नहीं हो रही है। तो सिर्फ एक सवाल सर ये। चलिए मैं इसका बहुत संक्षेप में जवाब देता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने कहा आज का दिन सिर्फ और सिर्फ हरीश का है। नहीं, भारत कमजोर नहीं था, लेकिन देखिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के आधार पर जिस दौर से हम गुजर रहे थे, अगर आप 1985 तक के हिंदुस्तान को देखें, या मैं थोड़ा सा पहले आता हूँ 1980, उस वक्त तक हिंदुस्तान की जीडीपी की ग्रोथ रेट 3.5% थी, जिसे हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के तौर पे जानते हैं। उससे बेहतर कर पाना हिंदुस्तान के लिए इसलिए मुश्किल था क्योंकि आपकी आबादी का तकरीबन 45 से 45%, 40 से 45% पॉवर्टी लाइन के नीचे था। एक देश को बदलना भी था और चीजों को एक नया आयाम भी देना था। इकोनॉमिकली आप एक बहुत बड़े डोमिनेंट पावर नहीं बन पा रहे थे, और बाइपोलर वर्ल्ड में अपनी जगह बनाकर खड़े हो पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके बावजूद हमने परमाणु परीक्षण किया 1974 में, और हम आगे बढ़ रहे थे। हर नेता की अच्छाई और बुराई भी होती है। शिमला समझौते के वक्त अगर भारत ने बहुत मैग्नानिमस अप्रोच नहीं रखा होता, और वो इसलिए रखना पड़ा क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बनाना चाहते थे, तो शायद हम बेहतर होते। हालांकि पाकिस्तान पर आप यकीन नहीं कर सकते, उस देश की रचना ही कुछ अलग तरीके से है। उसके बाद कंप्यूटराइजेशन का दौर राजीव गांधी लेकर आए और एक नई क्रांति आई, और फिर देश बैंकरप्सी के हाल में पहुंच गया 1989 में, जब हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा 1991 में, और फिर 95 के बाद आर्थिक रिफॉर्म के बाद हमारी ताकत बढ़ी और हम उस पोटेंशियल पर पहुंचे। अब यहां पर 2002-2003 तक वाजपेयी सरकार को मैं वाकई में मानता हूं, एक अगर आप सरकारों के आधार पर देखें तो मैं अपना व्यक्तिगत आंकलन आपको बताऊं, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, उसके बाद नरसिम्हा राव, और फिर वाजपेयी सरकार। देश को मूलभूत तरीके से बदलने में इन सरकारों का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद के 10 साल हमने गंवाए हैं कई मायनों में। हम अपनी ताकत को बहुत आगे बढ़ा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शुरू के 5 साल तो फिर भी चल गया, लेकिन उसके बाद तो यूपीए ने वाकई में देश का बंटाधार किया, जिसका खामियाजा हुआ। आप देखिए आज कांग्रेस की हालत क्या है। ये जो 10 साल का ब्लॉक है जो हमने गंवाया, जिसमें हम बहुत बेहतर कर सकते थे, उस वक्त ये निराशा हमें देखने को मिली। और एक व्यक्तिगत तजुर्बा आपसे साझा करता हूं। 2008 में मनमोहन सिंह अमेरिका गए थे जॉर्ज बुश जूनियर से मिलने के लिए, और उनके ऑनट्राज में हम लोग भी थे। इसलिए मैंने कहा आपसे कि विनम्रता को जब तक आप विनम्रता समझें तब तक वो ठीक है, लेकिन विनम्रता जब कमजोरी बन जाती है तो वो आपके व्यक्तित्व पर असर डालती है। मनमोहन सिंह जी बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, एक बढ़िया प्राइम मिनिस्टर रहे, कमजोरियां छोड़ दीजिए, लेकिन उसके बाद भी एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन जब जॉर्ज बुश से हाथ मिला रहे थे, उस वक्त हम चंद हिंदुस्तानी पत्रकार ये महसूस कर रहे थे कि क्या आज हम झुक गए हैं। उस वक्त मैंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, मैं उस समय इंडिया टुडे में काम करता था आज तक में, और मैंने लिखा था कि ऐसा लगता था कि जब जनरल परवेज मुशर्रफ आगरा में ताजमहल में घूम रहा था तो एक शेर घूम रहा था, और आज एक शेर का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने झुक के बात कर रहा है। अब इसको कॉन्ट्रास्ट कीजिए मोदी जी से। उसी देश का प्रधानमंत्री बराक ओबामा को हिंदुस्तान में चाय पिलाता है, लेकिन जिस अंदाज में चाय पिलाता है आपको फक्र होता है। जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलते हैं तो लोग कहते हैं ओके, हियर इज अ मैन हु जस्ट नोज हाउ टू डू अ बेयर हग। अरे भाई, कितने लोग हैं इस दुनिया में जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे सनकी प्रेसिडेंट को भी
इतने जबरदस्त तरीके से झप्पी ले सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप चुटकियां ले उसके साथ। ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस आपका खुद का है और ये कॉन्फिडेंस आपके देश को रिफ्लेक्ट करता है। आप खुद नहीं हैं, मोदी जी खुद अपने आप में वहां कहीं नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आपका बॉडी लैंग्वेज हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, ये फर्क है। तो ऐसा नहीं कि हमने पहली चीजें नहीं की हैं, प्लीज इसको मत मानिएगा। हमने पहले भी चीजें की हैं, हमारी कमजोरियां पहले भी रही हैं, हम आज भी कर रहे हैं, हमारी कमजोरियां आज भी हैं। लेकिन जो कॉन्फिडेंस के साथ आप कोई चीज करते हैं ना, कॉन्फिडेंस से तो गलत चीज भी कीजिए सही लगती है कि नहीं? तो ये कॉन्फिडेंस चाहिए और आज हिंदुस्तान में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है, झलक रहा है, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर एक वर्ल्ड कैनवस पर मोदी जी ने 2014 के बाद स्टैब्लिश किया है। आप सोचिए, यही वो व्यक्ति है ना जिन्हें अमेरिका ने वीजा देने से ऑलमोस्ट मना कर दिया था, ऑफिशियली नहीं, बट हम लोग सब जानते हैं, पत्रकार कभी इस बारे में सवाल नहीं पूछते हैं, लेकिन ये है फैक्ट। और वही देश सबसे पहले मोदी जी को बुलाता है और अपना पूरा इतना बड़ा स्टेडियम ऑफर करता है कि भाई आइए आप यहाँ पे प्लीज अपना आयोजन कीजिए। और उस वक्त तक 2014 तक अमेरिका में इतना बड़ा सेलिब्रेशन किसी ने नहीं देखा था। माइकल जॉर्डन के अलावा किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि इस तरह के स्टेडियम को रॉक कर सके, इसीलिए हम लोगों ने कहा था रॉक स्टार मोदी। दैट इज द डिफरेंस। आइए वापस लौटते हैं। थोड़ा माहौल को भारी हो गया है। मैं आपको, आप सब पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं मेरे ख्याल से, एक आपको कहानी सुनाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सर। स्टार न्यूज था, 2002-3 की बात बता रहा हूँ, नौकरी ढूंढ रहा था सर। उस समय दिलीप मंडल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, काफी एक्टिव है इस समय। तो दिलीप मंडल जी थे, तो मैंने कहा सर नौकरी करनी है। तो उन्होंने कहा कि हिंदी टाइपिंग आती है आपको? हाँ सर आती है, हिंदी भाषी लोग, हिंदी तो आती है। अच्छा, और क्या आता है? सब कुछ आता है, ये बहुत काम आएगा, अभी नौकरी वोकरी कहीं नहीं मिल रही है। तो ये कॉन्फिडेंस बता रहा हूं, हमारे जानने वाला कोई कहीं पत्रकार नहीं है, बट ये कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने 2011 में 15-20 संपादक एक साथ हमारे साथ बैठे और आज ये गर्व का पल हमें महसूस हुआ। तो हमने कहा सर सब आता है, क्या एडिटिंग आती है? हाँ सर आती है, और कैमरा में सब कर लेता हूँ सर, लिख भी लेता हूँ। अच्छा चलिए, एडिटिंग में जाकर के बिठा दिया उन्होंने। हमने कहा सर एडिटिंग आती है मतलब एडिटिंग करवा सकता हूँ एडिटर से, मैं एडिटर नहीं हूँ, वीडियो एडिटर, मैं तो प्रोड्यूसर हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि चलो हिंदी टाइपिंग लिखो स्क्रिप्ट में। तो हमने कहा ठीक है सर, लेकिन इस टाइपिंग भी मुझे आती नहीं थी, सच्चाई है, बट नौकरी पानी थी तो झूठ बोल रहा था। और मुझे उन्होंने रात होते होते कहा कि नहीं बिठाया कि जाइए आप बॉम्बे जाएंगे? जी सर। बताइए, अभी जाता हूँ सर, नौकरी चाहिए तो करनी पड़ती है। तो उन्होंने भेज दिया। अब वहाँ पे पहला काम तो स्क्रिप्ट ही लिखाते हैं प्रोड्यूसर्स वगैरह, तो स्क्रिप्ट लिखने दिया। तो हमने कहा सर ठीक है, स्क्रिप्ट लिखा, हाथ से लिख के ले गए, उन्होंने फेंक दिया फाड़ करके। ये क्या है? ऐसे कोई टीवी में लिखता है? कंप्यूटर में लिखो। तो हमने कहा ठीक है सर। तो फिर कंप्यूटर में आता ही नहीं था, रात भर हमने टाइपिंग सीखी वहाँ पे, और फिर 1-2 दिन के बाद हो गया संतोष, फिर जाकर के उन्होंने देखा। कहने का मतलब ये है कि चीज़ वही रहती है, इंसान वही होता, व्यक्तित्व वही होता है, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस आपको बदल देता है। मनमोहन सिंह बहुत ईमानदार थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मनमोहन सिंह बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, लेकिन वो बात नहीं थी। ये भी अच्छे इंसान है, ये किसी कौन सा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे थे, लेकिन इनका एक अपना कॉन्फिडेंस है। तो आप जो कह रहे हैं, सर ने हालांकि बहुत अच्छे से जवाब दिया, बट थोड़ा माहौल को हल्का करने के लिए मैंने आपको बताया कि यही कॉन्फिडेंस आपको पत्रकारिता में भी आगे ले जाएगा।
हो सकता है अभी अभी यहाँ पे 20 लोगों के बीच आपको बुला के सर्वे कर दिया जाए कि आप क्या बनना चाहते हो, तो इस 20 में से 19 लोग कम से कम एंकर और रिपोर्टर ही बताएंगे, ये मुझे पता है। ऐसा ही स्टार न्यूज़ में एक बार हुआ था, आईएमसी से 20 बच्चे लिए थे और 19 ने कहा सर मुझे एंकर और रिपोर्टर बनना है, और एक लड़का था अमन, ध्यान है, जो अभी हिंदुस्तान टाइम्स में है, उसने कहा सर मुझे डेस्क पे काम करना है। सर ने भी क्लास लिया, हमने भी उन लोगों का क्लास लिया। पता है क्या हुआ, मैनेजमेंट ने क्या किया, 19 को डेस्क पे बिठा दिया और जिसने डेस्क कहा था उसे रिपोर्टर बना दिया। तो ये चीजें क्या है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस है, देश भी वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ आपका व्यक्तित्व ही चीजें बदलता है। हमारी बातचीत बहुत लंबी होती जा रही है, बहुत सारी बातें और थी, लेकिन मैं उसको कट शॉर्ट करते हुए आपकी किताब में बहुत सारे रिकॉर्ड्स का जिक्र है, एक रिकॉर्ड का जिक्र नहीं है, और ये है, अगर आपने देखा होगा साल 2014 से लेकर 2019 के बीच में, इसको रिकॉर्ड ही कह सकते हैं क्योंकि इतने ज्यादा विवाद किसी भी प्रधानमंत्री के टेन्योर में नहीं हुआ है हिंदुस्तान। बाकी प्रधानमंत्रियों के वक्त भी कई सारे विवाद हुए हैं, बफोर्स कांड भी हुआ है, सेंट किट्स घोटाला भी हुआ है, तमाम तरह के घोटाले हुए हैं हमारे देश में। 1955 में जीप स्कैंडल सबसे पहला स्कैंडल था पंडित नेहरू के कैबिनेट में। तो जाहिर सी बात है हम घोटालों से अनभिज्ञ नहीं है और ना ही कंट्रोवर्सीज से। लेकिन हरीश, इस पर जरा रोशनी डालिए, इतने विवाद, एक भी घोटाला नहीं, इतने आरोप, कोई सत्यापित नहीं, हर तरह से समाज के ताने बाने को तोड़ने के आरोप जो किसी तरीके से कहीं टिकते नहीं, इसको आप मोदी जी का व्यक्तित्व कहेंगे या दरअसल कहेंगे कि ये भी एक रिकॉर्ड है? दरअसल ये बड़ा उलझाने और फंसाने वाला सवाल है सर, बट ये भी रिकॉर्ड है अगर सही मायने में देखें। बल्कि इस पर रिसर्च करना चाहिए, कितने विवाद हुए और कितने आरोप लगे, ये भी अपने आप में एक हो सकता है। बट एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि 2014 में सरकार बनने से पहले और सरकार बनने के ठीक बाद जो हमारे चैनल, उस समय मैं IBN 7 में था, तो जो हमारा पॉलिटिकल एडिटर था और पॉलिटिकल रिपोर्टर जो कवर करता था PMO, तो हमने उनसे बातचीत की। मैं उससे समझना चाहता था कि क्या बदलाव वो महसूस करता है। तो उसने जो दो बात कही थी, मुझे अभी भी पूरा ध्यान है अच्छे से, दो बात कही थी उसने कि हरीश जी दो बड़े बदलाव नजर आते हैं। एक बड़ा बदलाव तो ये है कि अब लगता है कि कोई प्राइम मिनिस्टर है, मतलब वो पूरी अथॉरिटी नजर आती है कि एक प्राइम मिनिस्टर बना है इस देश का, वो फैसले ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव जो पॉलिसी पैरालिसिस की बात है कि पिछली सरकार में जब बहुत सारे करप्शन के मामले सामने आए तो उसके बाद क्या हुआ सर कि काम ही बंद हो गया। भ्रष्टाचार तो खैर खत्म हो गया होगा, क्यों, डर लगता था लोगों को कि हर IAS, हर ब्यूरोक्रेसी का हर आदमी काम ही नहीं करता था, उसको इस बात से डर लगता था कि मैंने कुछ किया और कुछ हो गया तो। और ये बात उस समय PM ने महसूस की थी और उनका मुझे ध्यान है तीसरा या चौथा भाषण था, उस भाषण में उन्होंने ये कहा था सारे ब्यूरोक्रेट से और जितने भी काम करने वाले लोग हैं कि आप इस बात के लिए मत डरिए कि काम होगा और कोई गलत काम हो जाएगा तो आपके साथ क्या होगा। उन्होंने ये कहा कि काम होगा तभी तो कुछ गलतियां भी निकलेंगी, काम होगा तभी तो कोई विवाद होगा और होना ही है। तो आप इस बात से मत डरिए कि आपसे कोई गलती हो जाएगी, आप काम शुरू कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, बस एक काम कीजिएगा, नीयत साफ होनी चाहिए। तो अब मैं उन बातों को इससे जोड़ना चाहता हूं कि बेसिकली जो विवाद है, देखिए काम होगा, बहुत तेज गति से आज एक बहुत बड़ा आरोप PM पर क्या लगता है, आप उठाइए दो चार जो बड़े विवाद हुए हैं कि भाई ऐसा भी क्या है यार कि अपने सारे वादे तुम धड़ाधड़ पूरे किए जा रहे हो, अपने सारे मैनिफेस्टो की चीजें उठा उठा के पूरे किए जा रहे हो। अब इसको आप दोनों तरह से देख सकते हैं, आप नेगेटिव भी देखिए, पॉजिटिव देखिए, ये आपका हक है। बट विवाद क्या है ये देखिए
और इस विवाद को देखने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने कहीं लिखा है कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन था, अब कलर टेलीविजन है। तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि आप तुलना किससे कर रहे हैं। पहले क्या सरकार से अपेक्षाएं थी, पहले क्या विवाद थे, और अब सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार के साथ क्या विवाद है। इन दोनों में जब तुलना करेंगे तब ये समझ में आएगा कि ये विवाद अच्छा है, और विवाद हो तो शायद और अच्छा हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तब और काम होगा, और रिकॉर्ड बनेंगे, और नई बातें आएंगी, फिर और नई आरोप भी लगेंगे। जाहिर तौर पे भाई 15 साल तक अगर राफेल नहीं आया तो आरोप लगाने की कोई बात ही नहीं थी, अब राफेल आया तो आरोप भी लग रहा है। तो अगर राफेल आ रहा है और आरोप लग रहा है तो अच्छा है, लगने दीजिए, क्या है, पूरा सिस्टम है, जुडिशियरी है, हर कोई बैठा हुआ है यहाँ पे। अगर वो गलत करेगा तो जेल भी जाएगा। तो मेरा ख्याल है सर कि आरोपों को लेकर के एक लिस्ट बन सकती है, बट हाँ हो सकती है, एक लेख हो सकता है उस पर, बट उस पर भी काफी रिसर्च आया है इसमें मेरे ख्याल से। मुझे लगता है कि हम लोग काफ़ी वक्त ले चुके हैं। हाँ बिल्कुल, प्लीज़। सर मेरा एक सवाल सर, जैसे आपने नीतियों की बात की कि उन्होंने मोदी ने ये लाए और बहुत सारी चीज़ों को, उज्ज्वला योजना की बात की, तो मैं अभी एक बजट में कहीं पढ़ रहा था कि एग्रीकल्चर पे, तो उसमें था कि जनधन योजना उनकी जो किसान क्रेडिट कार्ड से वसूला जाएगा वो है 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपए वसूले जाएंगे, और वसूला जाएगा, हाँ, दिया जाएगा, लिया जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू उनसे लिया जाएगा 5 साल में 15 लाख करोड़ रुपए किसानों से। हाँ, 6,000 रुपए दिया जाएगा उनको, हाँ, 2,000 रुपए की किस्त में हर साल। हाँ ठीक है। और किसान क्रेडिट के थ्रू नाबार्ड जो बैंक है वो 15 लाख करोड़ रुपए वसूल करेगा 5 साल में। मुझे लगता है शायद कोई कंफ्यूजन हुआ होगा, ऐसा ये नहीं है, दिया जाएगा। नहीं, ये दिया जाएगा, जो हमने इस बात को इसमें मेंशन किया है। किसान क्रेडिट के कार्ड के थ्रू वो किसान क्रेडिट कार्ड वो बनता है इसलिए 7% ब्याज पे 6,000 जो दिया जाएगा वो फिर 7% पे ब्याज लगा के वो लिया जाएगा वापस। 5 लाख रुपए देने की योजना। नहीं, देखिए आप समझिए एक बात को कि किसानों को लेकर के सरकार ने इस बजट में भी बहुत अच्छी योजनाएं लॉन्च की हैं, और किसान अगर आज के दिन में करोड़ों रुपए कमाता है तो उससे तो टैक्स भी नहीं लिया जाता। आपको शायद ये जानकारी होगी कि कृषि मतलब ये जो पूरा सिस्टम है एग्रीकल्चर का, उसकी कमाई पर तो सरकार टैक्स भी नहीं लेती है। तो ये जो जानकारी है कि लिया जाएगा, ऐसा नहीं है, दिया ही जाएगा, लेने का कोई सिस्टम नहीं है सरकार से। अच्छा सर, तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आता कि किसान आत्महत्या क्यों करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है, जब लिया ही नहीं जाएगा तो फिर लोन लेके फिर उसको क्यों इस बात से दिक्कत होती है कि वो इनसिक्योर है। देखिए, किसानों की जो समस्याएं हैं वो तो आज से बनी नहीं है। ये सच है कि आत्महत्याएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, और किसानों के साथ तो वाकई प्रॉब्लम है भाई। वो अब चीज़ें थोड़ी बदल रही हैं, स्ट्रीमलाइन में आ रही हैं, बट किसान के साथ प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि इक्का दुक्का है। मतलब आप बीज बोने से लेकर, बीज से बाजार तक एक कॉन्सेप्ट है, मतलब बीज बोने से लेकर के, मौसम पे आश्रित रहने से लेकर के, बेचने से लेकर के, फसलों को सड़क शहर तक पहुंचाने से लेकर के, स्टॉक रखने से लेकर के, हर लेवल पे किसानों के साथ दिक्कत है। आज के दिन में आप देखिए, मैं कम से कम आपको 50 ऐसी योजनाएं गिना सकता हूं जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, मतलब हालांकि ये पॉलिटिकल बातें हो गई कि मैं उसको सपोर्ट करूं और आप कुछ सवाल करें, वो इस किताब का उद्देश्य भी नहीं है। तो सिर्फ आंकड़े हैं कि भाई आप पूछेंगे सर क्या आंकड़े बने, मैं आपको बताऊंगा कि सॉयल हेल्थ कार्ड दिया गया पहली बार इतने करोड़ किसानों को, पहली बार किसानों के लिए 6,000 रुपये देने की योजना शुरू हुई, पहली बार किसानों के लिए फसल बीमा योजना शुरू हुई। ये तथ्य पे बात करें तो मैं तथ्य दे दूंगा, ठीक है, वो पॉलिटिकल डिबेट हो जाएगा, लेकिन ये सच है कि मैं मानता हूँ, और अजय सर भी ये मानेंगे कि हाँ, किसानों के साथ दिक्कतें आज भी मौजूद हैं,
और ये सरकारें महसूस भी कर रही हैं। ये तो आप समझिए कि कौन ऐसी सरकार है जो बोलती है, लेकिन एक अच्छी पहल ये है जिस पे हम 2022 में डिबेट कर सकते हैं कि इस सरकार ने ये घोषणा की है और ऐलान किया है और उस दिशा में काम कर रही है कि 2022 तक किसानों की आमदनी को हम दोगुनी कर देंगे। अब ये हमारे लिए विषय है, मैं तो इस विषय को उठाने को तैयार हूँ कि किसानों पर अलग से लिखूं कि हाँ भाई क्या किया, दोगुना हुआ भी या ना नहीं हुआ, आपकी योजनाएं पहुंची कहाँ तक, आपने फसल बीमा योजना दिया। अच्छा, आपको और एक आंकड़े बताता हूँ, फसल बीमा योजना में जितना पैसा सरकार ने बीमा कंपनियों को दिया उससे दुगुना पैसा किसानों को मिला है। मतलब कंपनियों को भी काफी लॉस हुआ है। तो इस मामले में एक वेलफेयर स्टेट की बात है ये। तो मेरा मानना, मतलब आपका तथ्य गलत है, मुझे ऐसा लगता है, मैं भी पढ़ लूंगा। और दूसरी बात कि किसानों की परेशानी आज भी बनी हुई है, ये मैं मानता हूँ। सरकारें घोषणा कर रही हैं, ऐलान कर रही हैं, कोशिश भी कर रही हैं, बट इस किताब के माध्यम से ये मैं बता सकता हूँ कि किसानों को लेकर के कम से कम दर्जनों ऐसे रिकॉर्ड बने जो अब तक नहीं हुए। अच्छा सर, मेरा ये है कि हम लोग थोड़ा आगे सर, बस चलें, लेकिन ऐड मैं करना आपके थोड़ा सा एक सुना थोड़ा दीजिए। सा संक्षेप में बता दूं। मुझे लगता है आप जर्नलिज्म पढ़ रहे होंगे, सवाल पीछे से भी हो जाए तो ज़्यादा प्लीज। सही है। मुझे लगता है कि सिर्फ यहाँ बैठकर किसानों की समस्या पर चर्चा करने से बेहतर होगा कि आप थोड़ा वक्त निकालिए और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाइए। किसानों की समस्या यहाँ से नहीं शुरू होती कि वो कर्ज लेता है और पैसा नहीं देता, वो सरकार का फैसला है। वो इसलिए समस्याएं हैं क्योंकि किसानों के पास पैसे मूलभूत तरीके से कम है। आप जो उपज पैदा करते हैं उससे आपको बहुत कम पैसे मिल पाते हैं। जो आपका उधार है वो पहले से कहीं ज़्यादा है, और ये उधार सरकारी बैंकों का उधार उतना नहीं होता है जितना आढ़तियों का होता है। और ये मिडिलमैन जिस तरीके से किसानों की समस्याओं को एक्सप्लॉइट करके 3 से 4% पर मंथ के रेट पर इंटरेस्ट लेते हैं, इससे तंग आकर किसान आत्महत्या करते हैं और उनकी परिवारों को समस्या होती है। ये एक बहुत बड़ा विषय है, और अगर हम 5 मिनट में इस समस्या के समाधान की बात करें तो असंभव है। सर, मेरा ये सवाल है हम लोग बात करेंगे प्लीज, बट लेट्स गेट अदर पीपल आल्सो अ चांस। आई एम श्योर विल हैव सम मोर क्वेश्चंस। किसान हत्या पे यार बहुत अच्छी बात है, कोई सवाल ही नहीं पूछना चाहता। सही भाई, सर नमस्ते। नमस्कार। सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 17% है आज की डेट में, ऐसा क्यों है? 8.75%, 17 नहीं है। गलत जानकारी। 17 जो साल में सबसे ज्यादा है सर, ऐसा क्यों है सर? 45 साल में सबसे ज्यादा है। बताइए। ठीक है, अब सवाल, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आंकड़े तो इतना तो बनता है, हक आपका भी। ट्विटर नहीं, उसके आगे बढ़ के पूछिए। स्टूडेंट है आप जर्नलिज्म। जी। सवाल क्या है आपका? सर ऐसा क्यों है कि अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा है आज की डेट में? इसका जवाब आप ही बेहतर क्यों नहीं दे सकते? कैसे सर? मतलब कितने लोग हैं जो टेलीविजन में और प्रिंट मीडियम में काम करते हैं? इसका कोई आंकड़ा नहीं है मेरे पास। मैं बताता हूँ आपको। तकरीबन 7,500 लोग हैं जो टेलीविजन कंपनियों में अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, और प्रिंट में और बाकी सब जगह ले जाके पूरे इंडस्ट्री को अगर आप देख लीजिए, टीवी और प्रिंट का 50,000 से ज्यादा लोग नहीं है जो काम कर रहे हैं। कितने इंस्टीट्यूट्स हैं इस देश में जो जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ाते हैं? कोई आंकड़ा नहीं है सर मेरे पास, नहीं पता मुझे, मेरे पास चलिए। क्वेश्चन है, इसीलिए मैं मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आप जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आपको कुछ रिसर्च भी तो करना इसके चाहिए। लिए अध्ययन करें आप। इस देश में कम से कम रजिस्टर्ड 350 यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर जर्नलिज्म का कोर्स पढ़ाया जाता है, मिनिमम। और बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वगैरह जोड़ दीजिए, साल में कम से कम 10,000 बच्चे हैं जो सिर्फ जर्नलिज्म पढ़कर बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, मिनिमम। मैं एकदम मिनिमम फिगर लेके चल रहा हूं। पूरे साल में इतनी नौकरियां नहीं निकल सकती जितने बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होगा? हमें यह देखना पड़ेगा कि आप अपने आप को किस तरीके से इनोवेट करना चाहते हैं। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमारे सामने सिर्फ कुछ विकल्प थे। मेरे पिताजी ने बहुत स्पष्ट तौर से कहा, तुम साइंस में अच्छे हो, इंजीनियरिंग पढ़ो और निकल लो। मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था, मुझे नहीं समझ में आया। मेरे पिताजी इतने लिबरल थे कि उन्होंने कहा कि जो मन में आया कर लो, और फिर मुझे जो मजा समझ में आया मैंने किया। मैंने अपना रास्ता खुद तलाशा, आप भी अपना रास्ता तलाशेंगे। लेकिन
हमारे समय में स्ट्रक्चर्ड क्या था, या तो आप इंजीनियर बन जाइए, आप डॉक्टर बन जाइए, अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, और अगर आप फार्मासिस्ट वगैरह बन सकते हैं, और अगर आप बहुत अपने आप को ब्रिलियंट समझते हैं तो आप आईएएस बन जाएंगे, और नहीं तो फिर एमबीए कर लीजिएगा। और उस वक्त एमबीए नया नया ताज़ा शुरू हो रहा था, ऑप्शंस बहुत कम थे। आज आप लोग के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, हर आदमी स्ट्रक्चर्ड नौकरी क्यों ढूंढता है? आप अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करना चाहते? मैं अभी स्लोवेनिया में गया था। आप स्लोवेनिया की पूरी आबादी 20 लाख की है, सिर्फ 20 लाख लोग हैं पूरे देश में, और वहां पर स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करने वाले 70,000 लोग हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर्ड जॉब्स वहां पर सिर्फ 12,000 सरकारी नौकर हैं, 12,000। हमारे यहां तो पैदा होते ही हम सरकारी नौकरी ढूंढने लगते हैं। कुछ नहीं बन पाए तो चपरासी बन जाएंगे जी, घूस तो मिलेगा। ये मानसिकता है सर। सो अनएम्प्लॉयमेंट एज अ स्टेटिस्टिक्स इज अ मिसनोमर। एक जमाना हुआ करता था जब अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को और आपको नौकरी मिलती थी। दैट वाज सोशलिस्ट इंडिया। आज के देश में, आज के इस आधुनिक युग में, अगर आप स्ट्रक्चर्ड जॉब को ही जॉब कहेंगे तो वो जॉब नहीं है। हाँ, मैं पपड़ी बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, मैं ठेला लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ, हमें सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, और वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ, इट इज अ पॉलिटिकल इशू, इट हैज ऑलवेज बीन। घोस्ट एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आप लोगों ने पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स अगर पढ़ा हो किसी ने। एग्रीकल्चर में एक्चुअली सिर्फ 30% लोग काम करते हैं, और बाकी 32 से 34% लोग घोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट के तौर पर वहां काम करते हैं। वो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके पास कोई काम नहीं है, लेकिन उनसे भी डिपेंडेंट है। These figures are misleading. Please do not go by the figures. Figures can be interpreted either way. सर एक और क्वेश्चन है, प्लीज माइंड मत करना, ठीक है ना? सर ये है आपने कि पहले ही से धमका दिया। हाँ जी, नहीं सर, बनता है ये सर। जी सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आजकल की जो मीडिया है हाँ उसको ऐसे पोर्ट्रे करती है वो कि मतलब जो गवर्नमेंट की बात है हाँ, मैं वो उम्मीद कर पब्लिक रहा तक था कि आप पहुंचाती पूछेंगे। है। बहुत अच्छा, चलिए। हमारे देश में आजकल एक नया प्रचलन है, हम फटाक से किसी पर कोई एलिगेशन लगा लेते हैं। सो प्लीज, डिस्पाइट माय एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट्स विद मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स, दिस इज व्हाट आई हैव टू से। ये कॉइनेज जो है ना शब्दों का, गोदी मीडिया, सेकुलर मीडिया, लुटियंस मीडिया, लुटियंस खान मार्केट गैंग, भाई आप में से सारे लोग खान मार्केट में जाते होंगे, और 14 तारीख को पता नहीं कितने पाए जाएंगे, है कि नहीं? हा? सबसे अच्छी जगह भाई, अच्छी पार्टी में होती है वहां पे, मैं भी जाता हूं। सो दिस इज ऑल अ मिसनोमर, दिस इज अ पॉलिटिकल गिमिक, सो लेट्स गेट आउट ऑफ इट। आज जो आप टीवी पर या अखबारों में देख रहे हैं वो आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जर्नलिज्म क्या है? भारती जी यहां बैठे हैं, क्या जर्नलिज्म फैक्चुअल रिपोर्टिंग है? जर्नलिज्म क्या है? एक घटना घटती है, एक जगह एक घटना होती है, एक रिपोर्टर उसको देखता है, वो रिपोर्टर उस घटना को जिस अंदाज में समझता है उसे जाकर अपने एडिटर को बताता है, एडिटर फिर अपना दिमाग लगाता है और उस घटना को अपनी सोच के हिसाब से एक दिशा देता है, और उस अखबार की एडिटोरियल लाइन के आधार पर आप उस घटना को अखबार में देखते हैं। Am I right? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या एक्चुअली घटना वही है जो आप अखबार में लिखा हुआ देख रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, मेरे सवाल खत्म हो जाए आप जवाब दे दीजिएगा। सो जर्नलिज्म हैज ऑलवेज बीन एन इंटरप्रिटेशन ऑफ एन इवेंट। मैंने जो देखा, मैंने जो समझा, वो मैंने लिखा, वो मैंने बोला। अब ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप उसको कितना सही और कितना गलत मानते हो। इट इज ऑलवेज एन इंटरप्रिटेशन। सो इट इज, देयर इज नथिंग कॉल्ड अनबायस्ड। ये शब्द अपने आप में गलत है। जर्नलिज्म कभी अनबायस्ड नहीं था। इट इज ऑलवेज सब्जेक्टिव, इट इज एन ओपिनियन। ठीक है,
दो मिनट, क्योंकि ये सवाल झेलते झेलते मैं पक गया हूं। इसलिए आप लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है, जर्नलिज्म हमेशा ओपिनियन है। अब ओपिनियन देने वाले अगर मुखर तरीके से अपनी बात को सामने रखते हैं तो वो अच्छी बात है, या वो छिपे तरीके से अपनी बात रखें वो ज्यादा अच्छी बात है। हमारे जर्नलिस्ट बिरादरी में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि हम डंके की चोट पर मोदी जी की तरह नहीं बोलते कि देखिए हम ये हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट हूं। सरकार किसी के लिए आप ले आइए, अगर मुझे लगता है कि सरकार की घोषणाओं के आधार पर सरकार काम नहीं कर रही है तो उसकी आलोचना करने का अधिकार मुझे है। यह मेरा मानना है, यह मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है, यह मेरा मानदंड है। अगर कोई पत्रकार ये मानता है कि वो एक राइट आइडियोलॉजी को बिलीव करता है और दूसरा मानता है कि वो लेफ्ट को बिलीव करता है, तीसरा मानता है कि वो सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी को बिलीव करता है, तो ये कहने में क्या दिक्कत है? दरअसल हम किताबों को पढ़कर इतना अपने अंदर घुसा चुके हैं इस बात को कि हमको अनबायस्ड होना है कि हम उस चोले को ओढ़कर अपनी बातों को सही तरीके से सामने नहीं रखते। आज अगर सभी जर्नलिस्ट, जैसा कि वेस्ट में होता है, साफ तौर पर कहना शुरू कर दें कि यस आई एम अ राइट विंगर, क्या दिक्कत है? आई एम ए लेफ्ट विंगर, क्या दिक्कत है? भाई CNN फेवर्स डेमोक्रेट्स, फॉक्स फेवर्स रिपब्लिक अमेरिका में, स्काई फेवर्स कंजर्वेटिव्स, BBC इज प्रो लेबर यूके में, टर्की में यही हाल है, ऑस्ट्रेलिया में यही हाल है, अब दुनिया के किसी देश में चले जाएंगे, सभी संस्थान एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में ही सिर्फ ये दोहरापन है। इस दोहरेपन को खत्म कर दीजिए, गोदी मीडिया खत्म। और मेरा आखिरी कहना है, भाई आपको जो अच्छा लगता है वो देखिए ना, रिमोट आपके हाथ में है, बंद कर दीजिए। किसने कहा सारा टीवी चैनल देखने के लिए? भाई मैं थोड़ी कहा आपसे, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप न्यूज नेशन देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप स्टार न्यूज देखिए, मैं नहीं कहता हूं कि आप आज तक देखिए, आपको जो पसंद है वो देखिए, लेकिन कचरा देखकर ये मत कहिए अरे क्या कचरा दिखा रहे। आई एम सॉरी, यू आर चूजिंग, आप मास्टर हैं। आप रिमोट से उस टीवी चैनल को बंद कर दीजिए, उसकी टीआरपी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं देखेगा उसको। अगर आपको लगता है कि अमुक टीवी चैनल का अमुक टेलीविजन एंकर बकवास करता है, आप क्यों देखते हैं? आप बढ़ावा दे रहे हैं बकवास को। यह जिम्मेदारी आपकी है, अपनी जिम्मेदारी कम से कम कभी तो निभाइए। मैं आप हालांकि सर ने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, फिर भी मैं, आप सारे के सारे पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि क्या नाम है आपका? शुभ्रांत। ठीक, शुभ्रांत, दरअसल क्या है कि आप ये सोचिए कि हम जिस जगह से यहाँ पर आए एक पत्रकार बनने के लिए, अगर आपने ये मान लिया कि मुझे भी एक नौकरी करनी है, तब तो फिर यहाँ आना बेकार है, फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक तो नौकरी करना कहीं पे अपने आप में टफ है, और पत्रकार बनना तो सबसे ज़्यादा टफ है। बाकी सारे प्रोफेशन से अलग इसमें बहुत दिक्कत है। बट आप एक पत्रकारिता का विद्यार्थी होने के नाते इस ट्रैप में मत फंसिए कि ये वो मीडिया है, ये वो मीडिया है, फिर तो आपका आधा रास्ता तो वैसे ही बंद हो गया, आधे चैनल के रास्ते बंद हो गए आपके। और अगर ये पता चल जाएगा ना, तो जो वहाँ संपादक बैठा है वो पहले ही आपके नाम के आगे क्रॉस लगा देगा, मत बुलाओ। दूसरी बात, ये मैं एक विद्यार्थी होने के नाते आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है? ये आप अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। दूसरी बात, आपको जो भी करना है वो आप कीजिए ना, किसने मना किया? एक तो अजय जी ने बताया कि आप टीवी मत देखिए। दूसरा, अगर आजकल न्यूज चैनल देखता कौन है यार? सर, कितने लोग देखते हैं, कितनी टीआरपी आपको पता भी नहीं होगा, रिसर्च कीजिए। अगर 2014 में टीवी इतना ही पावरफुल होता तो नरेंद्र मोदी तो पीएम बनते ही नहीं, आपको पता है ये बात? बताइए एक चैनल जिसने उसके फेवर में चलाया हो। अरे 2014 की बात बता रहा हूं भाई, 2014 की बात बता रहा हूं मैं।
कि अगर 2000 मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझो। देखो, तर्क करके कोई फायदा नहीं है। तुम मुझसे या सर से तर्क करके क्या करोगे? तुम्हें नुकसान होगा उससे। मैं जो समझाने जा रहा हूँ ना कि सोशल मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, उससे भी ज्यादा पावरफुल है। आपको किसने मना किया? आप अपना चैनल बनाइए, आप अपनी बातें रखिए, और आप देखिए अगर सही तरीके से अपने कंटेंट को पेश किया यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर में, तो आप ही पॉपुलर हो जाओगे। तो ये शिकायतें जीवन भर बनी रहेंगी, यार ये बेकार है, ये बेकार है। एक चूंकि आप इस समय ऐसा स्टेज है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इन चीजों में, इस भीड़ में पड़ जाओगे, व्हाट्सएप वाली जो चीजें चलती है, सोशल मीडिया, तो आप अपना नुकसान करोगे। यही मेरा आपसे आग्रह है, ठीक है? So one more question. एक सेकेंड। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ इसके अंदर, जो आपका ये है। देखिए, आप अगर पत्रकारिता करने की चाहत आपके अंदर है, तो मैंने कॉलेज में एक थियरी पढ़ी थी, जो कि मैं मार्क्स को पढ़ा करता था। तो उनके वहाँ पर एक थियरी है जिसको कहा जाता है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की थियरी। उसमें 3 स्थितियों का जिक्र उसके अंदर हुआ: थीसिस, एंटीथीसिस और फिर सिंथेसिस। थीसिस, एंटीथीसिस, आप ये मान के चलिए आप एक एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे हैं। 2 परस्पर विरोधी स्थितियों में हमेशा से संघर्ष रहा है, और वो अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। उसी से ही एक तीसरी स्थिति निकल के आती है जिसको सिंथेसिस बोलते हैं। सिंथेसिस कुछ समय के बाद में वो थीसिस हो जाएगा, उसके साथ में फिर कोई एंटी जो विचारधारा, जो एंटी थीसिस है, वो निकल के आएगा, उसके बीच में संघर्ष होगा। ये दुनिया का इतिहास है। मार्क्स का मैं वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी ये थियरी जो है ये बहुत अच्छी लगती है। आपको क्या दिक्कत है? अगर आप लेफ्ट विंग के पत्रकारों को भी पढ़िए या देखिए, आप राइट विंग के भी पत्रकारों को पढ़िए, तभी तो आप अच्छे पत्रकार बनेंगे। अगर वो व्यक्ति जो है राइट विंग का अगर कुछ बता रहा है, तो सुन लीजिए। आपका लक्ष्य तो ये होना चाहिए ना कि आप मंथन के दौर से गुजर रहे हैं, आप एक एवोल्यूशन के दौर से गुजर रहे हैं, आप उसमें से निकाल के लाइए ना कुछ। कोई अच्छी चीज है तो निकाल लीजिए भाई। वो भी लोग बैठ करके जो भी अपना समय बर्बाद कर रहा है, टेलीविजन पे नेशनल चैनल का इस्तेमाल कर रहा है, टाइम, लोगों का हजारों करोड़ों लोगों का टाइम बर्बाद कर रहा है, तो कुछ खाकी कर रहा होगा ना यार, वो कुछ रिसर्च, फैक्ट, तथ्यों को लेकर के कर रहा होगा ना। ये तो बहुत अच्छी स्थिति है, लेकिन ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से लेना क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि तभी एक आप सधे हुए और अच्छे पत्रकार बनेंगे। आप अगर ये कहेंगे कि भाई ये गोदी मीडिया अगर बहकने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है, फिर बहक जाइए। वो जैसे बिल्कुल हरीश जी ने सही कहा कि फिर आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे। आप एक पॉजिटिव अप्रोच, एक प्रगतिशील अप्रोच की पत्रकारिता की तरफ क्यों नहीं बढ़ते हैं? वही माहौल बना है, कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। इससे पहले बहुत सारे जो देश के बड़े सारे लोग जो थे वो कहाँ गुम थे, उन पे बात नहीं हो रही थी, अब हो रही है। एक एंटी विचारधारा के लोग जो है वो अब है, तो उन पर बातचीत हो रही है, उनको ढूंढ ढूंढ के सम्मानित किया जा रहा है, उन पर बातचीत हो रही है, तो बुरा क्या है? वो भी तो बेचारे एग्जिस्ट कर रहे थे कहीं ना कहीं। या आप एक ही चीज को लेकर के चलना चाहेंगे? बड़े सारे लोग कहते हैं कि भाई देखिए उन्होंने कुछ डिसीजन लेने में बड़ी जल्दबाजी कर दी। भाई आप देखिए, वो व्यक्ति जो है वो उस ऊंचाई पे पहुंचा। आपको मालूम है किसी ऊंचाई पे पहुंचने के लिए कितना दुख, कितना संघर्ष, कितनी तपस्या, ऐसे नहीं कोई किसी ऊंचाई पे पहुंचता है। और मैं आपको ये बता दूं कि निर्णय लेने की क्षमता ये बड़े विरले लोगों में होती है। डिसीजन लिए जाएंगे तो गलत भी होंगे, बिल्कुल सही कहा हरीश जी ने, लेकिन ले कौन डिसीजन? हमारे साहब की कविता याद आ जाएगी यहाँ पे। काम शुरू करते नहीं भय से नीचे लोग, मध्यम तजते बीच में देख विषम संयोग, पर उत्तम वे लोग हैं जो हर दुर्गम पथ झेल, दृढ़ता से बढ़ते कदम बाधाओं को ठेल। तो ठीक है, उन्होंने हाथ डाला है, उन्होंने हाथ डाला है। अब सांप तो फुफकारेंगे भाई, है नहीं? वो तो विरोध सहना पड़ेगा। एंड इज रेडी फॉर दैट। कोई तो करेगा इस काम को। नथिंग राइट एंड रॉन्ग, इट इज अ बेसिकली पर्सपेक्टिव कि इस मंथन के दौर में कुछ निकल के आएगा। भाई कोई ये थोड़ी कह रहे हैं वो कि आपका मतलब विकास ना हो, ऐसी तो कोई बातें हो नहीं रही हैं। जो कुछ कर रहे हैं वो भी देश के लिए सोच रहे हैं। और ये मत भूलिए कि जिस किसी व्यक्ति को टॉप पर पहुंचने का मौका मिला है, वो इतिहास में अपना नाम
वो कैसे दर्ज करना चाहेगा? कैसे दर्ज करना चाहेगा? अच्छे लोगों में अच्छे कि उसको 50 साल बाद उसको याद किया जाए, 100 साल बाद वो कैसा? हिटलर ने दर्ज किया ना अपना नाम, आज याद करते हैं आप, नेपोलियन ने किया, स्टालिन ने किया, लेकिन उनको अगर मौका मिला है तो युग और सदियां आने वाला समय उनको याद करेगा। इट इज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऊपर बैठ करके आप सोचिए वहां पर कि उनकी जो विचारधारा है वो एक दिन की विचारधारा नहीं है। आई एम नॉट प्रो दिस थिंग कि भाई आप बिल्कुल, मेरा हमारा कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये जो आज इस पे जो चर्चा है लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स की, वो ये बताने के लिए है कि एक पत्रकार एक सोच रखता है, एक सोच रखता है देश को बनाने की, देश को गढ़ने की। उसके पास एक दूरदर्शिता। आप पढ़ते क्यों नहीं किताब? आप पढ़िए ना किताब को। ये तो जुमले तो बहुत मिल जाएंगे आपको कि ठीक है भाई आप यहाँ फेसबुक ऑन करोगे, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ये सब चलना शुरू हो जाएगा। बाहर निकलने नहीं, अरे यार छोड़ो यार, क्या है, काम होगा नहीं, कुछ भी काम करना भी नहीं है। वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि भाई काम कौन करे? जो काम करेगा गलतियां होंगी ही। तो बैठे रहो, 2 साल बैठे रहे सब शांति से, कोई काम नहीं होगा। तो अब काम हो रहा है, अब डिसीजन लिए जा रहे हैं, निर्णय सही भी हो सकते हैं, निर्णय गलत भी हो सकते हैं। और आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि देश का जो एक माइंडसेट है, जो इतने दिनों तक अपनी खुद की नाली नहीं साफ करता, अपने घर के बाहर जाकर के नहीं देखता, उसके सामने से खंबा गिरा होगा, तार टूटा होगा, नाली में बदबू आ रही होगी, दुनिया भर की चीजें। आपको मालूम है कितना काम करने के लिए इस देश में? एक आदमी ने ध्यान आकृष्ट किया है आपकी तरफ। यू हैव लॉट मोर टू डू फॉर दिस कंट्री। अब ये क्यों मान के चलते कि ठीक है अब हमने जो है उसका विरोध करना शुरू कर दिया? कुछ क्या गलत है? मतलब मुझे बताइए कि क्या गलत है? एक विचारधारा है जिसको लेकर के वाए और उस पर काम कर रहे हैं, सही और गलत वो होता रहेगा। सर एक सवाल छोटा सा, अगर सर आपने सर एक छोटा सवाल इसी में ऐड करना है कि सर छोटा सा हेलो सर, मैं सुधा पांडे आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जर्नलिज्म में अभी भी जो गेस्ट आए हुए थे उन्होंने ये कहा कि विद ऑनेस्टी और कमिटमेंट के साथ काम करना चाहिए, पर लगता है कि जर्नलिज्म के फील्ड में जर्नलिस्ट ईमानदार है अपने काम को लेकर? आपको क्यों ऐसा लगता है कि कौन ईमानदार नहीं है? सर अभी जो भी बातें होती है, कोई भी न्यूज चैनल हो या कुछ भी हो, वो या तो प्रो बीजेपी की मैं बात बताता करते हैं हूँ, या सुनिए anti सुनिए BJP मेरी की बात, बात मैं करते बताता हूँ आपको। आप कई मेरे ख्याल से कितने अजय जी बात हो गई होगी, शायद नहीं तो 15 साल पहले की बात होगी या 14 साल की। मैं आपकी आप न्यूज़ रूम में थे और जगविंदर पटियाल जो है वो फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे थे। एक मंत्री जी का आपने हैप्पी बर्थडे मनाया, आपको याद आ गया होगा जिसकी बात करें, पंजाब कैबिनेट के मंत्री। एक पत्रकार किस दबंगता से और जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट को समझते हुए जो उन्होंने बात की कि ग्राउंड रिपोर्टिंग जो है उसके दुख को, दर्द को, उसकी परेशानी को समझते हुए जिस तरह से अजय जी ने सपोर्ट किया और जिस तरह से जगविंदर पटियाल का हौसला बढ़ाया और जिस तरीके से एमपी को हड़काया, मुझे लगता है कि एक तालियां जोरदार होनी चाहिए। जबरदस्त। आप कैसे कह सकते हैं ईमानदार? ये तो अपने अपने चॉइस की बात है ना, 5 उंगली बराबर नहीं है। बट हमारे मंच में जो बैठे हुए हैं वो एक आदर्श व्यक्तित्व है और मैं देखता हूँ न्यूज और मैं बड़ी बारीकी से देखता हूँ कौन क्या काम कर रहा है। आप अपने अंदर वो जज्बा रखिए कि मुझे करना है सिंसियरिटी से। एक सेकंड, मैं आपकी सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, आपका सवाल ये बता रहा है कि आप ये समझ रही हैं कि कौन किस लाइन पे बोल रहा है, ये तो आप मानते हैं। और इस जगह पे बैठे हुए हर इंसान को ये पता है कि जो सामने पत्रकार बैठा है वो क्या बोल रहा है, ठीक है। और इससे भी आगे बढ़ करके यहाँ तो सारे विद्यार्थी बैठे हैं, जागरूक हैं। किसी चैनल को किसी भी इंसान को यहाँ पे जो ठेले में बाहर बेच रहा होगा ना, उसको भी आप खड़ा करके दिखा दें कि ये एनडीटीवी है, क्या बोलता होगा जी, वो बता देगा। उसे पूछ लो कि ये जी न्यूज़ है, क्या बोलता होगा, वो बता देगा। अच्छी बात यह है कि हर इंसान जागरूक है इस देश का, और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस देश का हर आदमी जागरूक है, पॉलिटिकली जागरूक है, वो चीज़ों को समझता है। तो आपका जो सवाल है वो अपने आप में इसलिए
खारिज हो जाता है कि जब चीज़ों को हम समझते ही हैं तो हम तो वही लेंगे ना जो मुझे पसंद होगा। जहाँ तक पत्रकार की बात है, आपको इन्होंने बहुत विस्तार से जवाब दिया कि इस देश में कोई भी बड़ा पत्रकार अगर ये कहता है कि मैं निष्पक्ष हूँ जी, कोई नहीं, उसकी अपनी लाइन होती है। अच्छा, एक बहुत बड़ा फर्क होता है, आप समझिए। अखबार में, टीवी में एक बहुत बड़ा फर्क क्या होता है कि अखबार में एक फ्रंट पन्ना होता है, बीच के पन्ने होते हैं, एडिटोरियल पेज होता है और आखिरी का भी पन्ना होता है। मतलब मुझे स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है, मैं पीछे जाऊंगा, मुझे एंटरटेनमेंट में दिलचस्पी है, मैं ये देखूंगा, मुझे एडिटोरियल लाइन लेनी है तो उसके पन्ने पे जाऊंगा। टीवी में कोई ऐसा पन्ना नहीं होता, जो भी फ्रंट पन्ना है वही एडिटोरियल भी है, वही न्यूज़ भी है, वही खेल भी है। तो अब आपको उसमें भी ये फर्क पता चलता है कि जहाँ 100 खबरें होंगी वो खबरें ही दिखाएगा। लेकिन आजकल क्या गड़बड़ी हो रही है कि उन खबरों में भी एक एडिटोरियल लाइन है कि मैं दिखाऊंगा कैसे। ये इन चीज़ों से हमारा भी वास्ता पड़ता है, ऐसा नहीं कि हमें नहीं। तो जहाँ तक आपका ये कहना है कि ये प्रो मोदी है, एंटी मोदी है, आप रोक ही नहीं सकते उसको। सर, बट एक जर्नलिस्ट को बिल्कुल न्यूट्रल वे में काम करना चाहिए। उसकी सोच अपनी जरूर हो सकती है, पर ये किसी पार्टी को सपोर्ट तो नहीं कर सकते आपका ना। कोई पत्रकार जो है आदर्श पत्रकार है आपका? आज तक मुझे बताइए कि कोई आदर्श पत्रकार है आपका? यस सर, व्हाट यू से? नहीं, कोई आपका आइडल है जर्नलिस्ट में? कौन है? अंजना ओम कश्यप। अंजना ओम कश्यप क्या देखती हैं? उनको भी, हालांकि उनके बोलने मेरी इंस्पिरेशन सिर्फ इसलिए है वो क्योंकि वो जिस तरह से एक्सप्रेस करती है, उनके बात करने का तरीका सही है। बट कहीं ना कहीं उन पे भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि वो एंटी प्रो बीजेपी हैं, जो ये इस चीज को सपोर्ट करती है। मेरे कहने का मतलब सर इतना है कि जर्नलिज्म आज की फिल्म में बहुत ही ज्यादा बिकाऊ या बैच जर्नलिज्म लोग कहने लगे हैं। तो इस बारे में ये सोच, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का काम होता है कि वो सच को दिखाए जैसा है। हम लोग भी उसी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, पर अगर कहते हैं कि जर्नलिज्म में जा रहे हैं तो वो सीधे ये नहीं कहते कि अच्छा दिस इज अ गुड फील्ड। दे ऑल आर सेइंग कि किसके सपोर्ट में बोलोगी, बीजेपी के सपोर्ट में या फिर कांग्रेस के सपोर्ट में? व्हाट इज दिस? जर्नलिज्म इज नॉट अबाउट इसका जवाब दूंगा। आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर आई थी जो कई अखबारों में छपी हुई है, और मैं शर्तिया तौर पे कह सकता हूं कि उसको आपने या तो पढ़ा नहीं होगा या आपके लिए मायने नहीं रखेगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में हर साल 100 आदमी नाली साफ करते करते मर जाता है? हाँ सर, पढ़ा आपने? हाँ सर, पता है। कितने टेलीविजन चैनल पर इस पर आप बहस, डिस्कशन, तमाम न्यूज रिपोर्ट्स और तमाम चीजें देखेंगे? जो इनको जरूरी समझते मैं हैं, पूछ रहा हूं आपसे, जो इस चीज को, इस मुद्दे को भी जरूरी आज समझते हैं। कितने टेलीविजन चैनल्स पर, आज कितने तो- सोशल मीडिया पर आप इस पर बड़ी बड़ी चीजें देखेंगी? क्या हैशटैग इस पर देखेंगी? क्या ट्रेंडिंग में ये होगा यूट्यूब और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर? हेडलाइंस तो हो सकता है कि हो सकता है, आप श्योर नहीं है? नहीं हो सकता है, क्योंकि सुबह से तो अभी मैं ये ट्विटर खोलिए, कहीं ट्रेंडिंग में दिख जाए तो मुझे बता दीजिएगा, कहीं नहीं है। ठीक है? नाउ लेट्स कम बैक टू द ब्रास टैक्स। आज जो टीवी पर आप देख रही हैं, ये सबसे सस्ता टेलीविजन प्रोडक्शन है, और वो इसलिए क्योंकि जब आप दिन भर में 5 घंटे डिस्कशन शो दिखाते हैं तो आप न्यूज गैदरिंग का कॉस्ट बचाते हैं, ठीक है? आप 5 टॉकिंग हेड्स ले आते हैं, एक दूसरे पे चिल्ला चिल्ला हो जाता है और काम खत्म। और ये इसलिए है क्योंकि टेलीविजन में बहुत पैसा लगता है। आप लोग यहाँ टीवी के बारे में ज़्यादा इच्छुक होंगे तो मैं ज़रा कुछ बेसिक्स आप लोग को समझा दूँ। एक टेलीविजन चैनल को शुरू करने में कम से कम 85 से 100 करोड़ रुपए लगते हैं। उसको प्रति वर्ष चलाने में 100 से 125 करोड़ रुपए लगते हैं, जिसमें 72 to 75% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है। न्यूज गैदरिंग कॉस्ट सिर्फ 8% या 9% होता है किसी भी टेलीविजन चैनल का एनुअल एक्सपेंडिचर का। बाकी एचआर कॉस्ट और एस्टैब्लिशमेंट कॉस्ट, ठीक है? एक न्यूज चैनल आज आप खोलिए, उसको कितने साल में वायबल बना दीजिएगा? न्यूज नेशन, जिसमें मैं आज काम करता हूं, ये पहला चैनल है आज तक के बाद
जो 5.5 साल में ब्रेक इवन कर पाया। ठीक है, हम 2 साल से प्रॉफिट में हैं, और हम जो प्रॉफिट कमाते हैं वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले जो हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं, क्योंकि 5.5 साल में 625 करोड़ रुपए हमने खर्च किए। ठीक है, तो क्या आप पैसा कमा सकते हैं न्यूज चैनल से? लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, इस देश में हर आदमी तरह तरह के सवाल उठाता है। मैं बहुत सीधा आप लोग से पूछता हूं, मीडिया कौन चलाता है जी? जो मीडिया हेड होते हैं। कौन मीडिया हेड है? प्रोडक्शन हाउस जी नहीं, बिजनेस हाउसेस। मीडिया पूरी दुनिया में 2 तरह से चलता है, एक जो सरकार चलाती है और दूसरा बिजनेस हाउसेस। ठीक है, जिसको प्राइवेट मीडिया कहते हैं। आजादी के पहले भी प्राइवेट मीडिया था, जो उस वक्त आजादी के आंदोलन का समर्थन कर रहा था, और उसके पहले ब्रिटिशर्स का समर्थन करता था, और आजादी के बाद भी प्राइवेट मीडिया है, और आज हम सब प्राइवेट मीडिया में काम करते हैं। सो इट्स अ बिजनेस वेंचर। कैन अ बिजनेस वेंचर बी अल्ट्रुस्टिक? मैं एक बिजनेस चलाऊं और कल्याणकारी काम करूं, क्या यह संभव है? प्लीज मुझे बताइए, आप लोग बड़े समझदार लोग हैं। मैं जन कल्याण के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च कर दूं 6 साल में? कहां से पैसे बरस रहे हैं? कौन दे रहा है पैसे मुझे? 6 महीने तक सैलरी ना मिले। आप बताइए मुझे, जो तनख्वाह आज मुझे, आप लोग सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने से पहले जरा उसका जवाब अपने दिमाग में सोचिए। आप लोग जहां काम करेंगे, अच्छी घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल, थोड़ी पबिंग भी चाहिए, बॉयफ्रेंड्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं तो उनको घुमाने के लिए पैसे भी चाहिए। ठीक है ना? माता पिता से तो ले नहीं पाएंगे थोड़े दिन के बाद, कब तक लेते रहिएगा? आप लोग सब EMI जर्नलिस्ट बनेंगे, ठीक वैसे ही जैसे मैं हूं। ठीक है, वी आर EMI जर्नलिस्ट्स। लेट्स नॉट फॉरगेट द हार्श रियलिटी। यहां कोई डोनेशन नहीं है, ये कोई चैरिटी नहीं है। जिस अल्ट्रुस्टिक जर्नलिज्म की आप बात कर रही हैं, वो तब हो सकता है जब एक बहुत ही आइडियल सोसाइटी हो, एक बहुत ही आइडियल सेटअप हो, जो कि दुनिया में कहीं किसी देश में नहीं है, जहां पर पूरा समाज पैसे दे और कहे कि आप अच्छी स्टोरी दिखाइए। आप एक वेबसाइट खोल के आज दिखाइए, डिजिटल मीडियम की बात हो रही है, जरा समझिए। आप एक वेबसाइट खोल के दिखाइए और कहिए कि इसके लिए पे करना पड़ेगा। कितने लोग पे करते हैं साहब? आप टीवी देखती हैं ना, सब फ्री चैनल है। आज पे चैनल कर दो ना, कोई नहीं देखेगा। हमें सब मुफ्त में चाहिए, सब कुछ मुफ्त, फ्री। और अरविंद केजरीवाल को लोग गाली देंगे, है ना भाई? आपको सब कुछ मुफ्त भी चाहिए, आपको सब कुछ आइडियल भी चाहिए, और लोग पैसे खर्च करते हैं। क्यों भाई? पैसा कमाने के लिए लोग आए हैं। मेरे चैनल में 560 लोग काम करते हैं। मेरी पहली जिम्मेदारी है कि हर महीने उनके तनख्वाह मिले, जिसके लिए जरूरी है कि मैं हर महीने रेवेन्यू कमाऊं। अगर मैं चैरिटी करने लगूंगा तो 540 लोग को तनख्वाह कहां से दूंगा? कौन दे रहा है पैसे मुझे? और मेरे खुद के घर चलाने के लिए पैसे कौन देगा? सो दिस अल्ट्रुस्टिक नॉनसेंस। देखिए, बहुत लोग साफ साफ नहीं बात करते, और मुझे लाग लगे पेट में रहने की आदत नहीं है। सीधा बोलता हूं, और टीवी पे बोलता हूं, और सार्वजनिक लाइफ में बोलता हूं। हम यहां एक एंटरप्राइज में काम करते हैं, जहां हमें काम करने के लिए हमें उसकी तनख्वाह मिलती है। सारे जर्नलिस्ट पेड होते हैं। सो दे ऑल जर्नलिज्म इज पेड। कोई फ्री में काम करता हो तो बता दीजिए। आप में से कौन है जो फ्री में काम करना चाहता हो? प्लीज मेरे यहाँ आ जाइए, बहुत जगह है। काम कीजिए, सालों साल काम कीजिए, पैसे नहीं चाहिए। चाहते थे तो ढोल और नगाड़ों के साथ घोषणा करवाते थे। हम वही हैं। यहीं से जर्नलिज्म की शुरुआत है। हम सामाजिक कुरीतियों को भी दिखाते हैं, और जर्नलिज्म का सबसे पहला इस्तेमाल राजा राम मोहन राय ने 1880 में किया था, जब विधवा विवाह को रोकने के लिए उन्होंने पहला कदम उठाया था और पर्चे छापे थे। वो थी जर्नलिज्म, और वो भी पेड थी। उसका पैसा भी अंग्रेजों ने दिया था। तो सर,
अभी जो हम स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म की फील्ड में आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कैसा बनना मैंने चाहिए? संदेश मिल गया आपको, इससे ज्यादा संदेश क्या दे सकता हूँ? इन शॉर्ट सर, ओनली इन वन सेंटेंस, कि उनको जो सच है वो दिखाना चाहिए या फिर सच क्या है? कोई भी किसी भी चीज को अगर कवर करते हैं। आपका सच आपका है। देखिए, बुरा मत मानिएगा प्लीज। सच एक मिसनॉमर है, एक काल्पनिक चीज है। हर व्यक्ति का सच उसका अपना होता है। जो आपके लिए सच हो मेरे लिए नहीं, जो मेरे लिए सच है वो इनके लिए नहीं, भारती जी के लिए नहीं होगा। हर आदमी के लिए अपना सच है और हम अपने अपने सच के साथ बड़ा खुश रहते हैं, ढिढोरा पीटते हैं कि हम सच है। हम सब उतने ही सच्चे और उतने ही झूठे, उतने ही ईमानदार और उतने ही बेईमान हैं जितना हर दूसरा व्यक्ति है। आप किसको किस नजरिए से देख रहे हैं वो जरूरी है। देखिए, आपके लिए एक संदेश है जरूर कि जैसे हम लोगों ने शुरुआत की थी, आपके दिल में जो कुछ भी है आप जरूर रखिए। आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आप रखिए। अभी तो आपकी शुरुआत इंजेस्ट करने से और भागा भागी इधर उधर लिखने से, लिख के वैसे ही फाड़े जाएंगे स्क्रिप्ट आपके, ऐसे ही होगी। लेकिन कभी आप सीनियर पोजीशन पे आ जाएं तो आपके पास अधिकार होगा ना, आप कीजिए, कौन रोकता है। लेकिन इस समय जिस तरीके से मैं ये महसूस कर रहा हूँ और दोनों मान्यवर कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ों में फंस रही हैं आप सारे लोग, वो ठीक नहीं है। एक स्टूडेंट होने के नाते आप जिस तरह की चीज़ों में फंस रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपको भी महसूस वही होता है जो हमको होता है, और ऐसा ही सबको होता है। राहुल गांधी से भी पूछेंगे, अरविंद केजरीवाल से पूछेंगे या नरेंद्र मोदी से पूछेंगे, वो भी कहेंगे यार ये तो बायस्ड है। राहुल गांधी भी बोले, सारे लोग बोलते हैं एक दूसरे को बायस्ड, ये कभी नहीं रुकने वाला है। लेकिन एक स्टूडेंट होने के नाते अगर आप इन चीज़ों में, इन ट्रैप में फंस जाएंगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह है। आपके लिए सिर्फ ये संदेश है कि आप चीज़ों को देखिए, महसूस कीजिए और अपने काम पर फोकस कीजिए कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। आपको क्या चाहिए ये आप तय कीजिए। यहाँ जो जितने वरिष्ठ जर्नलिस्ट बैठ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, आपका ये ध्येय होना चाहिए कि उनसे क्या मदद मिल सकती है अपने को। कल दिन आपको नौकरी चाहिए, ये इंटर्नशिप दिलाएंगे, नौकरी दिलाएंगे, ये आपका ध्येय होना चाहिए। अगर ये ध्येय है तभी फायदा है, वरना तो फिर आप एम्प्लॉयमेंट की गुण गाते रहिए, आप गोदी मीडिया करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है उससे। यही संदेश है। एक आखिरी चीज मैं आपको एक एग्जाम अभी याद आ गया, भारती जी 5 मिनट। जी बिल्कुल। 2009 में मैं उस समय आज तक का चैनल हेड था और उस समय हमने एक बहुत अच्छा हिडन कैमरा एक्सपोजर किया था। दिलीप कुंडीर जो आजकल हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने ऐसे किया था कि कैसे पन बिजली परियोजनाओं को उत्तराखंड में 5-5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स कमीशन किए जा रहे हैं, और ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स वो लोग ले रहे हैं जिनका बिजली से कोई सरोकार नहीं है। और एक बहुत बढ़िया एक्सपोजर था जो हमने रिकॉर्ड किया था और हमको उसको एयर करना था। जैसे ही हमने उसका प्रोमो डाला, उसके बाद फ़ोन आने लगे। उस समय बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता जो आज केंद्र में मंत्री हैं, वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और मेरे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छी कविता लिखते हैं। उन्होंने फ़ोन किया और कहा, क्या कर रहे हो मित्र, बखिया उधड़ जाएगी। उन्होंने कहा, देखिए साहब, स्टोरी है, हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप आइए, जितना एयर टाइम आप चाहते हैं लीजिए और आप सवालों का जवाब दीजिए। उनको लगा कि शायद कुछ और रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं और आप जो कह रही हैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने हमारे चैनल के ओनर हैं अरुण पुरी जी, उनको फ़ोन किया। अरुण पुरी जी ने मुझे फ़ोन किया, तुम्हारी क्या स्टोरी है। मैंने सारा बताया। उन्होंने कहा मुझे कॉपी टेक्स्ट कर, सारी कॉपी उनको भेजी। 1 घंटे बाद उनका फ़ोन आया, तुम्हारी स्टोरी तो बहुत अच्छी है, क्या करना चाहते हो। कैसे स्टोरी एयर करना चाहते हैं, आर यू श्योर, यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने कहा सर गो अहेड। देखिए, ये एक मालिक है जो जानता है उत्तराखंड में अभी कितना सब कुछ डेवलपमेंट है, सब कुछ है,
क्या क्या हो सकता है, इसके बावजूद मिस्टर पुरी कहते हैं गो अहेड। उनकी छोटी बेटी है कोयल, वो उस समय हमारे लिए शो किया करती थी। कोयल हरिद्वार गई थी और उनका बहुत आदर सत्कार हुआ था। उनके पास फ़ोन गया, कोयल ने मुझे फ़ोन किया, ऐसा क्यों होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे फ़ोन आने लगते हैं। और फिर सारी बातें हुई, मैंने समझाया, बातें समझी। कोयल ने कहा तुम्हारी बंदरिया है, तुम न चाहो, दैट्स इट। शाम में 6 बजे, रात में 8 बजे मुझे उसको एयर करना था, 8 से 10 बजे तक। शाम में 6 बजे मेरे पास फिर एक बहुत वरिष्ठ बीजेपी के नेता का फ़ोन आया। उन्होंने कहा यार हम लोग के इतने अच्छे संबंध हैं, क्यों उसकी बखिया उधेड़ रहे हो। और मैंने उनसे आग्रह किया, क्या आप उनसे ये कहेंगे कि मैं उनको 2 घंटे का एयर टाइम दे रहा हूँ, वो आए और अपने आप को डिफेंड कर लें। और आप यकीन मानिए, हमने 8 बजे स्टोरी एयर की, 8:10 पर मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव थे और रात में 11:30 बजे तक वो लाइव रहे। वो अपनी बात रखते थे, हम अपने तथ्य रखते थे, वो अपनी बात रखते थे। अगले दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सारी परियोजनाओं को कैंसिल किया। अब ये इंडिविजुअल चॉइस है। इससे आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि जब आप उस पोजीशन पर होंगी तो आप अपने फैसले कीजिए, कौन रोकता है। ये आपकी चॉइस है। मेरी जगह अगर कोई और आदमी होता तो कुछ अलग फैसले भी ले सकता था। आप पचड़े में क्यों पड़े। और वो स्टोरी है और आज का दिन है। मंत्री जी आज भी मुझे उतनी ही इज्जत से मिलते हैं जितनी तब मिलते थे जब मैंने स्टोरी नहीं चलाई थी। ये उनका बड़ापन भी है, उनकी कुर्सी गई उसकी वजह से, लेकिन वो आज भी इज्जत देते हैं। तो ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है। और मेरा एक बड़ा फेवरेट पंचलाइन है जो मैं कहता हूं, मुझे आज तक 5 रुपए किसी ने घूस देने की कोशिश नहीं की। देता तब तो पता चलता है मैं ईमानदार हूं या घूसखोर। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, जो इतनी सारी बातें शेयर करने के लिए। और सबसे खुशी की बात यह है कि आपके AAFT एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन के छात्र रहे हैं अजय जी, और उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में एक सही जो दिशा हो सकती है पत्रकारिता की, उसको उन्होंने गढ़ा है। मुझे लगता है एक बार जोरदार तालियां अजय जी के लिए एक बार होनी चाहिए, क्योंकि ये दर्शाता है कि किसी भी संस्थान के जो मूल्य हैं वो कितने प्रबल हो सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी जमीन पर अडिग रहे, खड़ा रहे और किसी भी तरीके से बिके नहीं, जिस तरह के प्रलोभन बीच बीच में पत्रकारों को आते हैं। और मैं इसका साक्षी हूँ, जैसे मैंने उनकी एक स्टोरी, ऐसी दसियों स्टोरी मैं अजय जी की गिना सकता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी इनको फॉलो करता रहा हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज अजय जी हमारे बीच में रहे और उन्होंने बहुत दिल से बातें की। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और हरीश चंद्र बर्नवाल जी की जो किताब है उसको ज़रूर पढ़ेंगे। ये समझ के नहीं पढ़ेंगे कि मोदी नीति या कोई गुणगान किया जा रहा है, ये समझ के पढ़ेंगे कि एक विचारधारा और एक दूरदर्शिता किसी भी पुस्तक के अंदर होती है। एक अलग विचार है। प्रचार और विचार के अंदर अंतर है। ये प्रचार नहीं है, ये विचार है। विचार एक अलग तरीके का विचार है। आप जरूर रखिए और अपने आप को एक संपूर्ण जर्नलिस्ट बनाने की कोशिश करिए। और मैं अजय हरीश जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरा बड़ा मन था कि इस पुस्तक पे चर्चा हो, क्योंकि जब तक थोड़ी गहमा गहमी ना हो, थोड़े से विरोधी विचार भी ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी हरीश जी से, तो उन्होंने इस पुस्तक पे बड़ी अच्छी चर्चा रही। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा अजय जी, और आपने टाइम स्पेंड किया अपने बिजी शेड्यूल से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने साल बाद आए, तो आपके साथ बड़ी पुरानी यादें होंगी और आप उन शायद उन यादों से रूबरू हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। I would request Sushil sir to present Memento and Life membership of International Journalism Center to Dr. Harish Chandra Bharwal.
Dr. Sorry, to Ajay Kumar ji. बहुत आगे की फोटो